CH39 परीक्षा कक्ष में 7 स्तंभ। पिछले अध्याय में 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी ने अकेना पर्वत शिखर का नाम सुना था, लेकिन कोई भी वहां जाने का साहस नहीं करता था, क्योंकि वहां जाने वाले शिष्य शायद ही कभी वापस आते थे। जब दक्ष उस अकेना पर्वत के शिखर पर पहुंचा, तब उसने कहा कि वो परीक्षा देना चाहता है, जिस पर वहां गुफा से एक आवाज आई और फिर दक्ष उस गुफा के अंदर चला गया। इसके बाद दक्ष ने गुफा में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष से कहा कि वो अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा क्यों देना चाहता है, जिस पर दक्ष ने अपने यहां आने का कारण बताया। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति के कहने पर दक्ष ने अपनी मार्शल भावना को बाहर बुलाया, जिसे देखकर वो बूढ़ा व्यक्ति थोड़ा चकित रह गया। उसने कहा कि क्या ऐसी कोई मार्शल स्पिरिट अभी भी इस दुनिया में मौजूद है। ये कहने के बाद उस बूढ़े ने दक्ष की ओर देखा और फिर उसने एक दिशा में एक रास्ते की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम इस रास्ते पर जा सकते हो, ये तुम्हें परीक्षा के स्थान पर ले जाएगा। उस कमरे में कई रास्ते थे, जो अलग अलग जगह पर अलग अलग परीक्षा के कमरे की ओर जाते थे। इसके बाद दक्ष ने कहा, धन्यवाद एल्डर। इसके बाद दक्ष बिना किसी हिचक के उस रास्ते पर चला गया। दक्ष को वहां से जाते हुए देखकर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और फिर उसने कहा, साधारण ऊर्जा का सिर्फ 8वां स्तर। हालांकि कि उसके साधना का स्तर बहुत कम है, लेकिन उसके दिल में बहुत साहस है। वो अपने दोस्त के प्रति बहुत ईमानदार है। मुझे आशा है कि वो उस कमरे की परीक्षा में ज्यादा घायल ना हो। उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को जिस कमरे की ओर भेजा था, उस कमरे की परीक्षा बाकी सभी परीक्षा कक्षों से बहुत कम खतरनाक थी। लेकिन भले ही वो परीक्षा बहुत कम खतरनाक था, लेकिन उस कमरे की परीक्षा की कठिनाई बाकी सभी कमरों से कहीं अधिक कठिन भी थी। दक्ष अपने दोस्त की जान बचाने के लिए यहाँ आया था, इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने उसे वहां उपस्थित एकमात्र ऐसे परीक्षा कक्ष में भेजा था, जहां से वो अगर चाहे तो मरे बिना वापस आ सकता था। भले ही वो घायल हो जाता, किंतु उसके पास मृत्यु से बचने का मार्ग होगा। अन्य कमरों में तो एक बार दाखिल होने के बाद कोई शिष्य चाहकर भी उस कमरे से वापस नहीं आ सकता था, जब तक कि वो परीक्षा उत्तीर्ण ना कर ले। इधर दक्ष ने जल्द ही रास्ते में आगे की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में जब दक्ष आगे की ओर बढ़ रहा था, तब उसने दीवारों में अनेक हाथों से बने चित्र देखे। रास्ते में हाथों से बनी सीढ़ियां थी। लगभग 300 सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद दक्ष को अपने सामने एक बड़ा सा पत्थर का दरवाजा दिखाई दी, जहां उसके दोनों किनारों पर मसालें जल रही थी। दक्ष शीघ्र ही उस दरवाजे के पास चला गया। जैसे ही दक्ष उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के पास पहुंचा, तब वो बड़ा सा पत्थर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये देखकर दक्ष ने कहा, कितनी रहस्यमय जगह है। उस बड़े से पत्थर के दरवाजे के खुलते ही शुद्ध और पवित्र हवा का एक झोंका उसकी ओर बढ़ा, जिससे दक्ष को अपने शरीर में एक ठंडक का एहसास हुआ। इसके बाद दक्ष उस कमरे में प्रवेश कर गया। वो कमरा धुंध और बादलों से भरा हुआ था। वो कमरा अपने आप में ही एक दमनकारी और खतरनाक आभा दे रहा था। कमरे में दक्ष ने अपने सामने 7 सफेद और पुराने पत्थरों के मोटे स्तंभों को देखा, जिनके ऊपर कुछ प्रतीक खुदे हुए थे, जिन्हें देखने मात्र से ही दक्ष को अपने शरीर में एक कंपकंपी का एहसास हुआ। इसके बाद अगले ही पल अर्रर्रर बूम, वो बड़ा सा पत्थर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दक्ष ने घूमकर उस दरवाजे की ओर देखा। इसके बाद उसने दोबारा अपनी नजरें घुमाई ली। इसके बाद अचानक एक आवाज सुनाई दी, यदि तुम अपनी प्रतिभा साबित कर पाए और इन 7 स्तंभों में से किसी एक स्तंभ को सक्रिय करके उसे प्रज्वलित कर पाए, तो तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। इसके लिए तुम्हें अपनी ताकत का प्रदर्शन करना होगा और इन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार करना होगा। ये कहते ही वो आवाज गायब हो गई। इस पर दक्ष ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सिर्फ एक स्तंभ को सक्रिय करने की जरूरत है और मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाऊंगा? क्या ये परीक्षा वाकई में इतनी सरल है? ये कहते हुए दक्ष कुछ सोचते हुए उन पत्थर के स्तंभों की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो देखते हैं। ये कहने के बाद दक्ष कमरे के केंद्र में चला गया और अपने चारों ओर देखने लगा। उसे पता नहीं था कि ये पत्थर के स्तंभ कितने रहस्यमय है। उसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इन 7 स्तंभों में से सिर्फ एक स्तंभ को ही सक्रिय करने की आवश्यकता थी। इसके बाद दक्ष ने अपने विचलित करने वाले विचारों को त्याग दिया। चाहे जो भी हो, उसे बस इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता थी।
इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी में अपनी शुद्ध ऊर्जा को स्थानांतरित किया और एक पत्थर के स्तंभ के पास जाकर उसके ऊपर एक जोरदार प्रहार किया। टन। जब दक्ष ने उस पत्थर के स्तंभ पर प्रहार किया, तब उस पत्थर के स्तंभ से पत्थर के टकराने की तरह आवाज निकली और फिर दक्ष को ऐसा लगा जैसे कि उसकी मुट्ठी और उसकी भुजा पर तेज लहर दौड़ गई हो। उसे अपनी भुजा में तेज दर्द का एहसास होने लगा और फिर वो तुरंत कुछ कदम पीछे चला गया। इसके बाद स्वयं को स्थिर करने के बाद दक्ष ने कहा, अब समझ में आया, ये पत्थर के स्तंभ बहुत मजबूत है। इनके सामने प्रतिभा साबित करना इतना भी आसान नहीं होगा। ये कहने बाद दक्ष ने अपना हाथ झटका और अपनी भुजा में उत्पन्न दर्द को ठीक कर लिया। इसके बाद दक्ष ने अपनी मुट्ठी में अपनी ताकत को एकीकृत किया और अपने हेवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया और उस पत्थर के स्तंभ पर प्रहार किया, जिससे अगले ही पल मजबूत वायु तरंगों की लहर एक मजबूत ताकत के साथ उस पत्थर के स्तंभ से जा टकराई और फिर डिंग एक आवाज आई और फिर अगले ही पल उस पत्थर के स्तंभ से भी मजबूत वायु तरंगें निकली, जो सीधे जाकर दक्ष से टकरा गई और दक्ष हवा में उड़ गया और फिर फर्श में गिर पड़ा, जिसके बाद उसके मुंह से खांसी के साथ खून निकलने लगा। खांसी, खांसी, हुंफ। इसके बाद दक्ष ने आश्चर्यचकित होकर उस पत्थर के स्तंभ की ओर देखा और फिर उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या ये है वेव पंच तकनीक की ताकत थी? ये कहते हुए दक्ष एकटक उस पत्थर के स्तंभ को देखने लगा। CH40, मैं कहीं पर कुछ तो गलती जरूर कर रहा हूं। पिछले अध्याय में दक्ष की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को एक मार्ग की ओर इशारा करते हुए कहा वो इस पर चला जाए। दक्ष के चले जाने के बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि दक्ष उस परीक्षा कक्ष में नहीं मरेगा, क्योंकि वहां का खतरा अन्य कक्षों की तुलना में कम है। जब दक्ष वहां पहुंचा, तब उसने एक बड़ा पत्थर का दरवाजा देखा। इसके बाद उस दरवाजे के अंदर जाने पर दक्ष को 7 पत्थर के स्तंभ दिखे, जिनमें से उसे किसी एक स्तंभ को सक्रिय करना था। इसके बाद जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभ पर हमला किया, तब इसके जवाब में दक्ष के ऊपर भी हमला किया गया, जिससे दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। इस समय दक्ष की आंखें आश्चर्य से भरी हुई थी। इस समय दक्ष पर जिन वायु तरंगों से हमला किया गया था, वो हैवी वेव पंच तकनीक की ताकत थी, लेकिन ये ताकत उसके अपने हैवी वेव पंच तकनीक की ताकत से कहीं अधिक मजबूत थी। दक्ष ने कहा, इन पत्थर के स्तंभों में मेरे हमलों को दुगना करके दोबारा मुझ पर प्रहार करने की ताकत है। दिलचस्प। इसके बाद दक्ष ने आगे कहा, लेकिन इस पत्थर के स्तंभ ने मेरे हमले का जवाब मुझे दोगुना करके कैसे दिया? ये कहने के बाद दक्ष सवालिया आंखों से उन पत्थर के स्तंभों की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष वहां शांति से बैठकर कुछ सोचने लगा। दक्ष ने अपने मन में कहा, मेरे पहले और दूसरे हमले के जवाब में इन पत्थर के स्तंभों ने मुझ पर उसी तकनीक से दुगनी ताकत के साथ हमला किया। ये सच में एक रहस्य है। इसे समझना इतना भी आसान नहीं है। ये सोचते हुए दक्ष उन पत्थर के स्तंभों की ओर देखने लगा। इसके बाद दक्ष ने कहा, मैं कहीं पर कुछ तो गलती जरूर कर रहा हूं। आखिर ये एक प्राचीन संप्रदाय की विशेष परीक्षा है। इसे उत्तीर्ण करने का कोई तो तरीका होगा, जो कि इतना आसान भी नहीं होना चाहिए, जिस पर मैंने अभी तक विचार नहीं किया है, या फिर मैंने उस तरीके पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा वो काले कपड़े वाले एल्डर जानते हैं कि मैं साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर का योद्धा हूं और मेरी मार्शल स्पिरिट कमजोर है। इसलिए संभवतः उन्होंने मेरे लिए सबसे आसान परीक्षा ही चुनी होगी। अगर मैं इस आसान परीक्षा को भी उत्तीर्ण नहीं कर पाया, तो फिर मैं गौरव को ठीक करने के लिए संप्रदाय की मदद कैसे प्राप्त कर सकता हूं? इस समय दक्ष गहराई से इस पर विचार कर रहा था कि वो कहां पर गलती कर रहा है। कुछ समय तक सोचने के बाद अचानक दक्ष की आंखें चमक उठी और वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। वो अब समझ गया था कि दक्ष कहां पर गलती कर रहा था और शायद अब वो उस बूढ़े व्यक्ति के उद्देश्य को भी समझ गया था। दक्ष ने कहा, ये परीक्षा सबसे आसान परीक्षा नहीं है, बल्कि सबसे कठिन परीक्षा है। शायद एल्डर को इस बात की उम्मीद होगी कि अगर मैं कठिनाइयों का सामना करूं और अगर मैं इस परीक्षा की कठिनाई का सामना करने में असमर्थ रहा, तो मैं यहां से वापस मुड़कर जा सकूं। इससे कम मेरी मृत्यु नहीं होगी। शायद वो मेरे एक मजबूत योद्धा बनने के दृढ़ इच्छाशक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं। ये कहने के बाद दक्ष की आंखें अचानक चमक उठी। अगले ही पल दक्ष ने कहा, लिटिल ब्लैक स्पिरिट, बाहर आओ। दक्ष के ये कहते ही दक्ष के कंधे पर एक छोटे काले सांप की मार्शल स्पिरिट आकर बैठ गई।
दक्ष के मार्शल स्पिरिट के सक्रिय होते ही दक्ष की दृष्टि तेज हो गई, जो कि संसार के सभी रहस्यों को भेदने में सक्षम लग रही थी। इसके साथ ही दक्ष के सभी कौशल और सभी क्षमताएं और भी अधिक शक्तिशाली हो गए, जिनमें उसके समझने की क्षमता भी थी। इसके बाद अगले ही पल दक्ष ने अपनी तलवार निकाल ली और तुरंत पूरे कमरे में तेज और प्रचंड बिजली की गड़गड़ाहट भर गई और तेज गड़गड़ाहट की गर्जना होने लगी। इसके बाद दक्ष ने तुरंत अपनी तलवार लहराते हुए पहले पत्थर के स्तंभ पर हमला कर दिया। दक्ष की तलवार से तेज बिजली की मजबूत किरण निकली और वो सीधे पहले पत्थर के स्तंभ से जा टकराई। लेकिन फिर अगले ही पल पहले की तरह ही दक्ष के हमले के बदले में पत्थर के स्तंभ से दुगनी ताकत के साथ बिजली की किरण निकली और दक्ष की ओर चली गई। इस पर दक्ष ने दोबारा अपनी तलवार को लहराते हुए अपनी ओर आने वाली बिजली की किरण को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जब बिजली की किरण दक्ष की तलवार से टकराई, तब दक्ष की तलवार कांप उठी और दक्ष इस हमले के कारण दोबारा पीछे की ओर उड़ गया। जब दक्ष स्थिर हुआ, तब दक्ष के कपड़े फट चुके थे और उसके शरीर में घाव लग गए थे। ये वैसा ही था जैसे कि दक्ष ने पहले उम्मीद की थी। इस हमले की ताकत उसके हमले की ताकत से दुगनी थी, जिसे दक्ष ने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन ये काम नहीं आया। इसके बाद दक्ष ने दोबारा खड़े होते हुए, मुझे बस अपने मार्शल कौशल में सुधार करने की जरूरत है। ये कहने के बाद दक्ष की आंखें दृढ़ हो गई और फिर उसने दोबारा अपने रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करते हुए 7 स्तंभों में से दूसरे स्तंभ पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया। इसके बाद दक्ष लगातार उन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार करने लगा। कुछ समय बाद उस कमरे में चारों ओर तलवार की ऊर्जा भर गई। वहां हवा में तेज बिजली की गर्जना सभी जगह व्याप्त हो गई। जब भी तलवार ऊर्जा उन पत्थर के स्तंभों के पास पहुंचती थी, तब तलवार की ऊर्जा और अधिक मोटी और सघन हो जाती। इस समय तक दक्ष को नहीं पता था कि उसने कितनी बार उन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार किया था। इस समय तक वो अनगिनत बार पत्थर के फर्श से टकरा चुका था और वो बुरी तरह से घायल भी हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी दक्ष का हार मानने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपना प्रयास जारी रखा। फिर अगले 3 घंटों बाद दक्ष के लगातार प्रयास से कुछ परिवर्तन हुआ। अब जब भी उन पत्थर के स्तंभों से दक्ष पर हमला किया जाता था, तब उनके हमले के बचाव में शौर्य के शरीर के चारों ओर तलवार ऊर्जा की एक पारदर्शी और पतली परत बन जाती थी, जो उन पत्थर के स्तंभों के हमलों के प्रभाव को खत्म कर देती थी। ये दक्ष के लगातार प्रयास का परिणाम था। दक्ष के तलवार ऊर्जा की समझ अब मजबूत हो गई थी, जिससे दक्ष तलवार ऊर्जा का उपयोग अपनी रक्षा के लिए करने में सक्षम हो गया था। इधर उसके तलवार बल का ज्ञान और भी अधिक मजबूत होता जा रहा था। अब तक शौर्य का शरीर सिर से लेकर पांव तक घावों से भर चुका था। कुछ घाव सामान्य थे, जबकि कुछ घाव इतने गहरे और गंभीर थे कि उनके माध्यम से हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। इस समय जो भी दक्ष को देखता, उसे यही लगता कि दक्ष अभी एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़कर आया है। उसके घाव बहुत ही गंभीर दिख रहे थे। CH-41 पौराणिक पत्थर का उड़ने वाला पक्षी। पिछले अध्याय में दक्ष आश्चर्यचकित होकर उन पत्थर के स्तंभों की ओर देख रहा था। उसने कहा कि इन पत्थर के स्तंभों ने उसके हमले का जवाब कैसे दिया। इसके बाद दक्ष ने कहा कि ये सबसे सरल नहीं, बल्कि सबसे कठिन परीक्षा है। इसके बाद दक्ष की आंखें तेज हो गई और फिर उसने उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद दक्ष बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके घावों से हड्डियां तक दिखाई दे रही थी। भले ही दक्ष का शरीर घावों से भरा हुआ था, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि दक्ष सब कुछ भूल गया हो। उसने अपने घावों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। इस समय दक्ष अपनी तलवार ऊर्जा में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसने तलवार ऊर्जा को सीखना शुरू कर दिया था। खुद का बचाव करना, हमला करना, खुद का बचाव करना और फिर से हमला करना, बस यही चक्र लगातार चल रहा था। अगर इस समय कोई दक्ष को देखता तो वो खुद को चिल्लाने और दक्ष को स्वयं को चोट पहुंचाने से रोकने के लिए कहने से खुद को नहीं रोक पाता। हर बार जब दक्ष उन पत्थर के स्तंभों पर हमला कर रहा था, तब दक्ष हर बार अपना बचाव कर रहा था। इसके बाद दक्ष दोबारा अपने रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग करके उन पत्थर के स्तंभों पर प्रहार कर रहा था। भले ही इसके जवाब में उसके ऊपर उसी कौशल से दोगुनी ताकत के साथ हमला किया जाता था, लेकिन इसके बाद भी दक्ष ने हमला करना जारी रखा। बहुत समय बाद दक्ष ने कहा, ये अभी तक सक्रिय नहीं हुआ। ये कहते हुए दक्ष की आंखें शांत और दृढ़ हो गई। हालांकि ये करना दक्ष के लिए बेहद खतरनाक था, लेकिन दक्ष इस बात से खुश था कि उसने अपने कौशल में बहुत सुधार किया था।
इससे पहले दक्ष को ये लगता था कि वो अपने रोअरिंग थंडर कौशल में उच्च स्तर पर पहुंच गया है और उसने अपने रोअरिंग थंडर कौशल में महारत हासिल कर ली है। लेकिन यहां अकेना पर्वत शिखर पर आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने अपने कौशल में महारत हासिल नहीं की है और वो सिर्फ इस कौशल की मूल बातें ही सही मायने में समझ पाया है। वास्तव में एक मजबूत योद्धा की तुलना में उसका कौशल एक ऐसे स्तर पर था जिसने अभी तलवार का अभ्यास करना शुरू किया है। शुरुआत में दक्ष एक स्तंभ पर प्रहार करने के लिए अपनी आधी ताकत का उपयोग कर रहा था, लेकिन फिर बाद में उसने अपनी पूरी ताकत के साथ उस स्तंभ पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया उसने पहले से दूसरे स्तंभ पर और फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें, फिर छठवें और फिर अंत में सातवें स्तंभ पर भी एक साथ हमला करना शुरू कर दिया। वो उन सभी स्तंभों पर जवाबी हमला करते हुए अपना बचाव कर रहा था। हर बार उसे अपने हमले की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत ताकत के हमले से प्रतिक्रिया मिलता था। यदि दक्ष सावधान नहीं होता तो अब तक उसके सभी आंतरिक अंग नष्ट हो चुके होते, उसकी पसलियां कुचल चुकी होती और संभवतः उसकी मृत्यु तक हो चुकी होती। लेकिन दक्ष ने इन सभी को नजरअंदाज कर दिया और सिर्फ अपने प्रयास में लगा रहा। परिणामस्वरूप उसकी तलवारबाजी की समझ और अधिक गहरी होती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता गया दक्ष ने प्रशिक्षण जारी रखा। दक्ष के हमले की ताकत भी बढ़ती गई। दक्ष ने जल्द ही अपनी दुगनी ताकत के साथ उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया और फिर तिगुनी और फिर चौगुनी, और उसने तब तक हमला जारी रखा जब तक कि उसके हमले की ताकत 7 गुनी तक नहीं बढ़ गई। इसके बाद दक्ष ने अपनी 7 गुना ताकत के साथ उन सभी 7 पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया। जब भी दक्ष को लगता कि वो अपनी सीमा तक पहुंच गया है तब उसे इस बात का एहसास होता था कि उसे अपनी सीमा कैसे तोड़नी है और कैसे आगे बढ़ना है। उसका शरीर उन पत्थर के स्तंभों से होने वाले हमले से उत्पन्न दर्द और दबाव को सहने का आदी हो चुका था, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी भी उन 7 पत्थर के स्तंभों में से एक भी स्तंभ सक्रिय होकर प्रज्वलित नहीं हुआ था। लाइफ एंड डेथ एरिना। इसी समय जब दक्ष अकेना पर्वत शिखर पर अपने प्रशिक्षण में लगा हुआ था, तब दूसरी तरफ स्टार्मी गार्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास बहुत सारे शिष्य जमा हो रहे थे। उन्हीं शिष्य में से एक ने कहा, यहाँ क्या हो रहा है? आज यहाँ इतने सारे शिष्य क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? और वहाँ लाइफ एंड डेथ स्टेज में इतने सारे शिष्य क्यों हैं? और साथ ही वहाँ हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर्स भी हैं। यह कहते हुए उस शिष्य का चेहरा आश्चर्यचकित लग रहा था। तभी शिष्यों की उस भीड़ में से एक शिष्य ने कहा, देखो, वो वरिष्ठ भाई पल्लव है ना? 2 महीने पहले ही वो सामान्य शिष्यों में सबसे मजबूत सामान्य शिष्य बन गए थे। उन्होंने एक ही झटके से एक मुख्य शिष्य को हरा दिया था और संप्रदाय के एक मुख्य शिष्य बन गए थे। वो यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर एक दूसरे शिष्य ने कहा, अरे पल्लव की किसे पड़ी है? क्या तुम नहीं देख रहे हो कि वहाँ पर भाई नदीम और भाई मुनीश भी हैं? इस पर उस पहले शिष्य जिसने पहले बात की थी उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, क्या तुम कह रहे हो कि भाई नदीम और भाई मुनीश भी वहाँ पर हैं? इस समय शिष्यों की भीड़ में हलचल मची हुई थी और उन सभी के बीच इस घटना के पीछे के कारण को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय में नदीम एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य था। वो कथित तौर पर एक मजबूत मुख्य शिष्य था। और जहां तक मुनीश की बात थी तो संप्रदाय में ऐसा कोई नहीं था जो मुनीश को नहीं जानता था, क्योंकि उसे संप्रदाय का सबसे मजबूत शिष्य माना जाता था। मुनीश ने अपने साधना के मार्ग पर संप्रदाय के सभी लोगों के स्तर को पार कर लिया था, जिनमें संप्रदाय के कुछ एल्डर्स भी शामिल थे। लाइफ एंड डेथ एरिना में इतने मजबूत शिष्यों और एल्डर्स को एक साथ देखकर कौन सा शिष्य आश्चर्यचकित नहीं हो सकता था। इसी समय जब लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास हलचल मची हुई थी, तब इसी समय आकाश में हवा का झोंका तेज हो गया और वहां पर एक पौराणिक दिखने वाला पत्थर का पक्षी उड़ता हुआ दिखाई, जो कि अपने पंखों को फैलाए हुए लाइफ एंड डेथ एरिना की ओर ही बढ़ रहा था, जिसे देखकर कोई भी ये बता सकता था कि वो बहुत मजबूत था। CH-42 संजीव और अनिमा। पिछले अध्याय में दक्ष का शरीर घावों से ढका हुआ था, लेकिन दक्ष ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वो लगातार हमला और अपना बचाव करता जा रहा था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, दक्ष के ऊपर हमले की ताकत और भी अधिक मजबूत होती जा रही थी। दक्ष ने धीरे धीरे 7 पत्थर के स्तंभों पर हमला करना शुरू कर दिया।
इसके बाद भी वो उनमें से किसी एक स्तंभ को भी सक्रिय नहीं कर पाया। अब तक दक्ष की ताकत भी 7 गुनी हो चुकी थी। इस समय स्टार्मी गार्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में बहुत से शिष्य इकट्ठा हो रहे थे। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में मजबूत शिष्यों और एल्डर को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद आकाश में सभी ने एक पौराणिक पत्थर के पक्षी को उड़ते हुए देखा, जो कि बहुत ही मजबूत दिख रहा था। जब लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े हुए शिष्यों ने उस पौराणिक पत्थर के उड़ने वाले पक्षी को देखा, तो वो सभी तनाव में आ गए और उन्हें अपने ऊपर दबाव का एहसास होने लगा। उन शिष्यों के भीड़ में से किसी ने कहा, देखो, कोई आ रहा है। उस पत्थर के पक्षी की गति बहुत तेज थी। वो जल्द ही स्टार्मी गार्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में पहुंच गया। उसे देखकर वहां आसपास इकट्ठा हुए शिष्यों के बीच दोबारा हंगामा मच गया। शिष्यों में से किसी एक ने कहा, हे भगवान, देखो, उस पौराणिक पत्थर के पक्षी की पीठ पर 2 लोग सवारी कर रहे हैं और उनमें से एक खूबसूरत लड़की भी है। इस दृश्य को देखकर कुछ शिष्यों का दिल उत्साह से भर गया। एक तो उन्होंने आज एक पौराणिक पत्थर का पक्षी देखा था और ऊपर से उसके ऊपर एक खूबसूरत लड़की भी सवारी कर रही थी। ये संप्रदाय के निम्न स्तर के शिष्यों के लिए बहुत अधिक था। जल्द ही वो पौराणिक पत्थर का पक्षी लाइफ एंड डेथ एरिना में उतरा। वो जिस गति से उड़ता हुआ इस लाइफ एंड डेथ एरिना में आया, वो अकल्पनीय था। इस समय जब वो पत्थर का पक्षी लाइफ एंड डेथ एरिना में उतरा, तब सभी शिष्यों ने साफ देखा कि वो पत्थर का पक्षी एक मार्शल स्पिरिट था, जो वहां पर अपने पंख फैलाए हुए था। इसके बाद अगले ही पल उसके ऊपर से एक युवक नीचे उतरा। ये पौराणिक पत्थर का पक्षी मार्शल स्पिरिट इसी युवक का था। उस युवक की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। वो युवक बहुत सुंदर और उसकी मुस्कान बेहद दुष्ट लग रही थी, जिससे सभी शिष्यों को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। इसके बाद उस शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इंतजार कराने के लिए मुझे क्षमा करें। इस समय उस युवक को देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना में खड़े किसी शिष्य ने कहा, इतना जवान। वो युवक लगभग 19 या 20 वर्ष का ही होगा और इतनी कम उम्र में ही उस युवक के पास इतनी मजबूत राक मार्शल स्पिरिट है। वो इतना मजबूत कैसे हैं? इस पर उसी के बगल में खड़े एक और शिष्य ने कहा, रुको, मैंने सुना था कि स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के मुख्य शिष्यों में एक उच्चस्तरीय प्रतिभा वाला मुख्य शिष्य है। उसके पास एक उड़ती पत्थर पक्षी की मार्शल भावना है। उसकी तुलना दूसरे पत्थर मार्शल भावना वाले लोगों से नहीं की जा सकती। इस पर उस शिष्य की बात सुनकर 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक एल्डर ने कहा, बिल्कुल, तुमने सही कहा। उस मुख्य शिष्य की तुलना अन्य मुख्य शिष्यों से नहीं की जा सकती। उसके पास एक अच्छी प्रतिष्ठा और अद्भुत चपलता तकनीकें हैं। इसके अतिरिक्त उसके पत्थर की पक्षी मार्शल भावना अपने मालिक के साथ अन्य लोगों को भी उड़ान में ले जा सकती है। इसके बाद उस एल्डर ने उस पत्थर के पक्षी से उतरे उस युवक की ओर देखते हुए कहा, और ये युवक वही मुख्य शिष्य हैं। ये स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का प्रतिष्ठित मुख्य शिष्य संजीव है। कुछ समय पहले हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय को संजीव का एक पत्र मिला, जिसमें लिखा था कि वो हमारे संप्रदाय के एक उत्कृष्ट शिष्य के साथ एक द्वंद्व करना चाहता है और अपने कौशल को निखारना चाहता है, ताकि वो अपने कौशल को और अधिक समझ सके। इसलिए वो सीधे हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के स्टार्मी गार्ज में लाइफ एंड डेथ एरिना में आ गया। इसके बाद उस एल्डर ने आगे कहा, संजीव स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का एक प्रमुख और प्रतिष्ठित शिष्य हैं। वो प्रतिष्ठा के कारण पूरे कुनलुन देश में बेहद प्रसिद्ध है। वो इस कुनलुन देश का 6वां सबसे ताकतवर शिष्य है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में शायद कोई भी शिष्य उसका मुकाबला नहीं कर सकता। भले ही मुनीश संजीव से लड़ना ना चाहता हो या हमारा 4 पर्वतीय संप्रदाय संजीव को चुनौती ना चाहता हो, लेकिन अगर संजीव ने हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के किसी शिष्य को चुनौती दी, तो हमें उसे स्वीकार करना ही होगा। इस समय जिस एल्डर ने बात की थी, वो 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर शावंत थे। जब एल्डर शावंत ने ये बात कही, तब संजीव ने उनकी बातों को सुन लिया। इसके बाद उसने मुस्कुराते हुए एल्डर शावंत की ओर देखा और फिर उसने कहा, प्रिय एल्डर, आप मेरी चापलूसी कर रहे हैं। मैं इतना भी प्रसिद्ध नहीं हूं जितना आप मुझे समझ रहे हैं। भले ही संजीव ने सबके सामने ये कहा था, लेकिन उसके चेहरे पर इस समय अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद संजीव ने अपने साथ आई लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ मेरी जूनियर साथी शिष्या अनिमा है। कुछ समय पहले ही वो शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंची है।
इस बार मेरा आपके 4 पर्वतीय संप्रदाय में आने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरी इस जूनियर साथी शिष्या ने सुना है कि यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में बहुत से मजबूत और शक्तिशाली योद्धा है। इसलिए वो यहाँ आकर उनसे लड़ना चाहती थी और अपने युद्ध अनुभव में सुधार करना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आप उसे एक समान स्तर के शिष्य से लड़ने की अनुमति देकर उसके आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। इससे वो बहुत कुछ सीखेगी। इस समय एल्डर शावंत ने संजीव की बात सुनकर उसे चुपचाप शाप दिया। वो ये अच्छे से जानते थे कि संजीव की एक निश्चित प्रतिष्ठा है और वो उसे आसानी से अस्वीकार नहीं कर सकते थे। कुछ दिन पहले ही संजीव ने 4 पर्वतीय संप्रदाय को एक पत्र लिखा था और उसके यहाँ आने का उद्देश्य संभवतः अनिमा को आत्मज्ञान प्राप्त करने में मदद करना नहीं था और एल्डर शावंत को ये पता था। इसके बाद एल्डर शावंत ने पल्लव की ओर देखते हुए कहा, पल्लव जाओ, अनिमा से लड़ने के लिए तुम्हें चुना जाता है। जाओ और अनिमा को हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय के कौशल और तकनीकें दिखाओ। इस पर एल्डर शावंत की बात सुनकर पल्लव ने कहा, जी एल्डर। ये कहने के बाद पल्लव लाइफ एंड डेथ एरिना में अनिमा के पास चला गया, जो कि पहले ही लाइफ एंड डेथ एरिना के बीच पहुंच चुकी थी। पल्लव 2 महीने पहले ही शुद्ध ऊर्जा के पहले स्तर पर पहुंचा था। उस समय उसने एक मुख्य शिष्य को एक ही झटके में हरा दिया था। एल्डर शावंत ये अच्छे से जानते थे कि यदि पल्लव अनिमा को नहीं हरा पाया तो 4 पर्वतीय संप्रदाय में कोई भी उसी दायरे में अनिमा को हरा पाने में सक्षम नहीं हो पाएगा। CH43 वो हार गया। पिछले अध्याय में जब लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े शिष्यों ने पत्थर के उस पक्षी को देखा तो उन सभी को दबाव का एहसास होने लगा। इसके बाद एक शिष्य ने कहा कि कोई आ रहा है, जिस पर एक और शिष्य ने कहा कि उस पत्थर के पक्षी की पीठ पर 2 लोग सवारी कर रहे हैं। इसके बाद उस पत्थर के पक्षी की पीठ से एक युवक उतरा, जिसके बाद एल्डर शावंत ने कहा कि ये स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का संजीव है। इसके बाद संजीव ने कहा कि वो यहाँ अपनी साथी शिष्या के आत्मज्ञान में मदद करने के लिए यहाँ आया है, जिस पर एल्डर शावंत ने पल्लव को अनिमा से लड़ने के लिए कहा। अगर पल्लव अनिमा से नहीं जीत पाता तो 4 पर्वतीय संप्रदाय में कोई भी उसी दायरे में अनिमा को नहीं हरा पाता। इसके बाद अनिमा के सामने पहुंचकर पल्लव ने कहा, साथी अभ्यासी अनिमा, आइए शुरू करते हैं। पल्लव की ये बात सुनकर अनिमा ने बिना भाव के उदासीनता से कहा, हाँ। इसके बाद अगले ही पल पल्लव ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया, जिसके बाद पल्लव के शरीर के चारों ओर पत्थर की एक परत फैल गई, जिसके बाद पल्लव एक विशाल पत्थर के गोलेम राक्षस की तरह दिखने लगा। पल्लव को ऐसे देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना में एक शिष्य ने कहा, ये पल्लव की राख मार्शल स्पिरिट है। इसकी न सिर्फ रक्षात्मक शक्ति बेहद मजबूत है, बल्कि उसकी ताकत भी बहुत मजबूत है। इस मार्शल स्पिरिट के साथ पल्लव उस अनिमा से बिना किसी अतिरिक्त कौशल का उपयोग किए बिना ही जीत सकता है। इस समय विशाल पत्थर की परत से ढके होने के बाद भी इससे पल्लव की गति में कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि उसकी गति पहले की ही तरह तेज रही। वो तेज गति से जल्द ही अनिमा के पास पहुंच गया। अनिमा के करीब पहुंचते ही पल्लव ने अनिमा के ऊपर एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे ये दृश्य देख रहे सभी शिष्यों को अनिमा की चिंता होने लगी। इधर पल्लव के मुक्के को अपनी ओर आते हुए देखकर अनिमा ने उदासीनता से कहा, बर्फ। उसके ऐसा कहते ही अनिमा के शरीर से ठंडी ऊर्जा निकलने लगी और इसने उसके चारों ओर की हवा को भी जमाना शुरू कर दिया। इस अचानक हुए परिवर्तन ने पल्लव के हाथ के हमले को स्थिर कर दिया और अवरुद्ध कर दिया। इस समय पल्लव को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि उसका मुक्का किसी लोहे की दीवार से टकरा गया हो और इससे उसके लिए आगे बढ़ना असंभव हो गया। इसके तुरंत बाद अचानक अनिमा ने अपने एक हथेली से पल्लव का मुक्का पकड़ लिया, जिससे बर्फ की एक परत पल्लव की भुजा में फैल गई और फिर देखते ही देखते बर्फ ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। इधर ये दृश्य देखकर एल्डर शावंत ने कहा, उसकी बर्फ की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। उसके पास वास्तव में एक मजबूत प्राकृतिक मार्शल स्पिरिट है। इस दुनिया में हर कोई एक मार्शल स्पिरिट के साथ पैदा हुआ था, लेकिन अलग अलग व्यक्ति में समान मार्शल स्पिरिट वाले लोगों की ताकत अलग अलग होती थी। मार्शल स्पिरिट की ताकत योद्धाओं की साधना के स्तर, प्राकृतिक क्षमता, उन्नत कौशल और कई अन्य चरों पर निर्भर करती थी, जिससे साधना के लिए सही नींव के बिना योद्धा का मजबूत बनना असंभव होता था। इस समय एल्डर शावंत को पल्लव की चिंता नहीं थी, क्योंकि उसकी राख मार्शल स्पिरिट की रक्षात्मक क्षमता बहुत मजबूत थी। लेकिन इस समय पर अचानक अनिमा ने अपने ठंडे स्वर में कहा,
आग। उसके ऐसा कहते ही अनिमा ने अपने दूसरे हाथ से भी पल्लव के मुक्के को पकड़ लिया और फिर अगले ही पल अनिमा के शरीर से आग की लपटें निकली, जिसने तुरंत पल्लव के शरीर को घेर लिया, जिससे पल्लव का जमा हुआ शरीर कांपने लगा। अगले ही पल सभी की आश्चर्यचकित नजरों के नीचे पल्लव का पथरीला शरीर टूटने लगा और फिर उसके मुंह से एक खून जमा देने वाली चीख निकली। इसके बाद अगले ही पल पल्लव का चट्टानी शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, जिससे ये दृश्य देख रहे सभी शिष्यों की आंखें हैरानी से भर गई। इधर ये देखकर एल्डर शावंत का चेहरा अचानक बदल गया और उन्होंने हैरानी भरे स्वर में कहा, आग और बर्फ की मार्शल स्पिरिट, ये एक मजबूत सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट है। इस समय पल्लव का चट्टानी शरीर चकनाचूर हो चुका था और उसके वास्तविक भौतिक शरीर में भी काफी चोटें आई थी। वो इस समय जमीन पर अपने घुटनों के बल बैठ गया था। इसके बाद उसने उदास स्वर में कहा, अनिमा बहुत मजबूत है, मैं अपनी हार मानता हूं। इसके बाद पल्लव उठा और वहां से घूमकर एल्डर शावंत के पास वापस चला गया। ये दृश्य देखकर भीड़ में दोबारा हंगामा मच गया। भीड़ में लोगों में से एक ने हैरानी भरे स्वर में कहा, वो हार गया। इस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय ने अपने एक मजबूत मुख्य शिष्य को लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन वो हार गया। इससे 4 पर्वतीय संप्रदाय के एल्डर्स को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उनका चेहरा भी उतर गया। इस समय ये दृश्य देखकर संजीव के चेहरे पर अभी भी वो रहस्यमयी मुस्कान बनी हुई थी। उसने सभी की ओर देखते हुए कहा, हे, जैसा कि मैंने उम्मीद की थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय के द्वारा चुना गया मुख्य शिष्य बहुत मजबूत था, लेकिन स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय से मेरी कनिष्ठ साथी शिष्या भी बहुत मजबूत है। इस कुनलुन देश में उसी दायरे में उसे हराने में सक्षम होने वाले बहुत ही कम लोग हैं। ये कहने के बाद संजीव ने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई और फिर उसने तेज आवाज में कहा, मैं, संजीव, 4 पर्वतीय संप्रदाय में अपनी कनिष्ठ साथी शिष्या के लिए एक मजबूत और योग्य प्रतिद्वंदी ढूंढने आया था। लेकिन मेरे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये था कि मैं कुछ पूछना चाहता था। जब एल्डर शावंत ने ये सुना, तब उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और उन्होंने कहा, आपका क्या पूछना चाहते हैं? इस पर संजीव ने एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहा, मेरी जूनियर साथी शिष्या के एक चाचा हैं और उनका एक बेटा है, जिसका नाम दक्ष है और वो इस 4 पर्वतीय संप्रदाय में प्रशिक्षण ले रहा है। वो एक पागल युवक है। उसने अपने परिवार के एल्डर्स को अपमानित किया और अपने कबीले के कई शिष्यों को घायल भी कर दिया है। वो इस 4 पर्वतीय संप्रदाय का एक अहंकारी साधारण शिष्य है। मुझे उम्मीद है कि 4 पर्वतीय संप्रदाय उसे मुझे सौंप देगा। मैं नहीं चाहता कि 4 पर्वतीय संप्रदाय ऐसे किसी शिष्य के लिए अपनी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान पहुंचाए। जैसे ही एल्डर शावंत ने संजीव की ये बात सुनी, तब वो सब कुछ समझ गया। इन सभी घटनाओं के पीछे संजीव का उद्देश्य दक्ष था। संजीव को पता था कि यदि उसने 4 पर्वतीय संप्रदाय को लिखे उस पत्र में सीधे संप्रदाय से उसके किसी सदस्य को सौंपने के लिए कहा होता, तब इस स्थिति में उस पत्र को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाता, क्योंकि इससे 4 पर्वतीय संप्रदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान होता। लेकिन संजीव बहुत चालाक था। उसने पहले अनिमा का उपयोग 4 पर्वतीय संप्रदाय के एक प्रमुख शिष्य को हराने के लिए किया और फिर उसने सावधानी से शब्दों का चयन करते हुए बात को दक्ष की ओर घुमा दिया, ताकि दक्ष को उसे सौंपकर 4 पर्वतीय संप्रदाय को हार ना झेलनी पड़े। CH-44, यहाँ स्थिति इतनी खतरनाक कैसे हो गई? पिछले अध्याय में अनिमा के पास पहुंचकर पल्लव ने लड़ाई शुरू करने के लिए कहा, जिसके बाद पल्लव ने अपनी मार्शल स्पिरिट को सक्रिय कर दिया और अगले ही पल वो एक पत्थर के राक्षस में बदल गया। इसके बाद अनिमा ने अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया और पल्लव के शरीर को जमा दिया। इसके बाद उसने अपनी आग मार्शल स्पिरिट का उपयोग करके पल्लव के पथरीले शरीर को नष्ट कर दिया। ये देखकर एल्डर शावंत भी हैरान रह गए। इसके बाद संजीव ने ऊंची आवाज में कहा कि उसके यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य अनिमा को दक्ष से बदला लेने में मदद करना है। इसके बाद संजीव ने एल्डर शावंत से दक्ष को सौंपने के लिए कहा। इस समय एल्डर शावंत का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया था। एल्डर शावंत ये अच्छे से जानते थे कि यदि उसने इस समय संजीव के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, तो ये बात उसे क्रोधित कर सकती है, जो कि उसके लिए अच्छा नहीं होने वाला था। इसके बाद एल्डर शावंत ने अपने मन में सोचा, लगता है कि ये लड़की अनिमा संजीव के लिए बहुत मायने रखती है, अन्यथा वो इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में व्यक्तिगत रूप से नहीं आता। इस लड़की की सार्वभौमिक मार्शल स्पिरिट भी बहुत मजबूत है।
शायद इसीलिए संजीव उसे महत्व देता है और वो उसके बदले के लिए स्वयं उसे लेकर यहाँ आया है। यह कहते हुए एल्डर शावंत ने अपना सिर हिलाया। इस समय तक एल्डर शावंत ने पहले ही निर्णय ले लिया था। एल्डर शावंत ने कहा, जाओ और दक्ष को यहाँ लाइफ एंड डेथ एरिना में लेकर आओ, चाहे वो जहां भी हो। ये सुनकर एक शिष्य ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी एल्डर। इधर एल्डर शावंत की बात सुनकर संजीव के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान आ गई और अनिमा की आंखें भी हत्या के इरादे से भर गई। अकेना पर्वत शिखर। इस समय शौर्य को इस विषय में किसी भी चीज की भनक तक नहीं थी कि अभी स्टार्मी गार्ड्स के लाइफ एंड डेथ एरिना में क्या हो रहा था, क्योंकि वो इस समय अकेना पर्वत शिखर पर अपने प्रशिक्षण में लगा हुआ था। दक्ष अपनी तलवार ऊर्जा में डूबा हुआ था। उसका प्रत्येक हमला इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसके सिर्फ एक हमले से किसी भी साधारण ऊर्जा के 8वें स्तर के योद्धा को भी मारा जा सकता था। और जब दक्ष उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करता था, तब उसकी इतनी मजबूत ताकत कई गुना होकर उसके पास वापस आ रही थी। इस समय दक्ष ने अपनी लिटिल ब्लैक स्पिरिट को पूरी तरह से मुक्त कर दिया था और वो इस समय पूरी तरह से खुलकर अपने रोअरिंग थंडर कौशल का उपयोग कर रहा था। इस समय उसके शरीर के चारों ओर श्वेत प्रकाश चमक रहा था और वातावरण में तलवार ऊर्जा की गर्जना हो रही थी। ये एक भयानक दृश्य था जिसे कोई भी देखता तो वो डरे बिना नहीं रह सकता था। दक्ष इस समय पूरी तरह से जोश में था और अपनी पूरी ताकत के साथ वो लगातार उन 7 पत्थर के स्तंभों पर हमला करता जा रहा था। वो इस बात से पूरी तरह से अनजान था कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य उसे संजीव को सौंपने के लिए उसकी तलाश कर रहे थे। इस समय दक्ष की लिटिल ब्लैक स्पिरिट पूरी तरह से सक्रिय होकर दक्ष के पीछे हवा में तैर रही थी। दक्ष के पूरे शरीर से इस समय पसीना टपक रहा था। वो अपनी हर सांस के साथ संघर्ष कर रहा था और कठिन प्रशिक्षण ले रहा था। इस समय हमले बहुत शक्तिशाली हो गए थे। दक्ष वास्तव में एक प्रतिभाशाली युवा योद्धा था जिसे लाखों सालों में सिर्फ एक बार ही देखा जा सकता था। इस समय दक्ष की तलवारबाजी ऐसी थी मानो वल एक साथ हजारों तलवारें चला रहा हो। उसकी तलवारें हर दिशा में चल रही थी और भयंकर गर्जना ने पूरे कक्ष को नष्ट कर दिया था। इस समय दक्ष स्वयं अपनी ऐसी प्रगति से दंग रह गया था। इस समय पता नहीं कैसे पर दक्ष ये सटीक अनुमान लगा सकता था कि उस पर होने वाला जवाबी हमला कब और कैसे होगा। उसने एक पल के लिए भी उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करना बंद नहीं, क्योंकि अगर दक्ष एक पल के लिए अपनी तलवार चलाना बंद कर देता, तब उसके ऊपर होने वाला जवाबी हमला उसे तुरंत कुचलकर नष्ट कर देता और संभवतः इससे दक्ष की मृत्यु हो जाती। दक्ष ने इस स्थिति की कभी उम्मीद नहीं की थी। दक्ष ने कहा, यहाँ स्थिति इतनी खतरनाक कैसे हो गई? मुझ पर होने वाले जवाबी हमले इतने शक्तिशाली कैसे हो गए हैं? इस समय दक्ष के दिमाग में इस विषय पर अनेक सिद्धांत थे, लेकिन वो अपनी वर्तमान स्थिति को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। दक्ष ने कहा, मैं अपनी तलवार ऊर्जा से कभी भी इतनी शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर सकता, तो फिर मेरे ऊपर होने वाले जवाबी हमले इतने शक्तिशाली कैसे हो गए हैं? यहाँ तक कि जो योद्धा शुद्ध ऊर्जा के स्तर पर पहुंच चुका है, वो भी इतना शक्तिशाली हमला करने में असमर्थ है। इसके बाद दक्ष ने कुछ सोचते हुए कहा, शायद मेरे प्रत्येक रोअरिंग थंडर कौशल के उपयोग से उन पत्थर के स्तंभों में लगातार ऊर्जा जमा हो रही थी और इससे तलवार ऊर्जा मजबूत और अधिक मजबूत होती गई। शायद इसी तरह से ये इतने जबरदस्त शक्ति के स्तर तक पहुंचकर मुझ पर जवाबी हमला कर है। इस समय उन पत्थर के स्तंभों से निकलने वाली तलवार ऊर्जा एक अज्ञात शक्ति में बदल गई थी, एक ऐसी अज्ञात शक्ति जो अजेय प्रतीत हो रही थी। इस समय अचानक दक्ष को लाइफ एंड डेथ एरिना में गौरव और उस शिष्य के बीच हुई लड़ाई की याद आई और फिर दक्ष ने कहा, हालांकि गौरव अभी साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर पर पहुंचा है, लेकिन लाइफ एंड डेथ एरिना में उस शिष्य के साथ लड़ाई में उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने पैरों के नीचे की जमीन के साथ पूर्ण रूप से संलयन करने में सक्षम था। नीचे की धरती उस समय उसे अपनी शक्ति दे रही थी। उस समय मैंने सोचा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपनी क्षमताओं के साथ धरती की शक्ति का उपयोग किया था, और शायद यही कारण था कि उसने उस 3 पंच मैच में उस शिष्य को हरा दिया जो कि साधारण ऊर्जा के 9वें स्तर पर पहुंच गया था और यहां तक कि उसे चोट भी पहुंचाने में सक्षम हो गया था। लेकिन अब लगता है कि मैं उस बारे में बहुत गलत था। दक्ष ने शुरू में सोचा था कि गौरव पृथ्वी की ताकत का उपयोग करने में इसलिए सक्षम था क्योंकि उसके पास एक मजबूत पृथ्वी मार्शल स्पिरिट थी,
लेकिन इस समय दक्ष को एहसास हुआ कि उसकी ये सोच गलत थी। इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हुआ कि ये शक्ति चारों ओर उपस्थित थीं, जिसका उपयोग कोई भी कर सकता था। हर बार जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभों पर अपने हैवी वेव पंच तकनीक से हमला किया, तब उन पत्थर के स्तंभों ने भी दक्ष पर उसी के हैवी वेव पंच तकनीक से पलटवार किया। हर बार जब दक्ष ने उन पत्थर के स्तंभों पर अपने रोअरिंग थंडर कौशल से हमला किया, तब उन पत्थर के स्तंभों ने भी दक्ष पर उसी के रोअरिंग थंडर कौशल से दुगनी ताकत के साथ पलटवार किया। CH-45 कुलपति गजोदर। पिछले अध्याय में संजीव की बात सुनकर एल्डर शावंत का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। वो चाहकर भी संजीव के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकते थे। एल्डर शावंत ने कहा कि संभवतः ये लड़की अनिमा संजीव के लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि उसकी सार्वभौमिक मार्शल आत्मा बहुत मजबूत है। इधर दक्ष को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। दक्ष ने कहा कि उसकी ताकत इतनी मजबूत कैसे हो गई। इसके बाद दक्ष ने गौरव और उस शिष्य के मध्य लड़ाई को याद किया। इस समय दक्ष जिस भी कौशल से उन पत्थर के स्तंभों पर हमला कर था, वो कई गुना ताकत के साथ उछलकर दक्ष के ऊपर पलटवार कर रहे थे। इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके सामने इन पत्थर के स्तंभों में कोई शक्ति नहीं थी। वो स्तंभ दक्ष पर हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि ये शौर्य की ही ताकत थी, जो उस स्तंभ से टकराकर वापस उछलकर दक्ष की ओर आ रही थी। और ये दक्ष के रोअरिंग थंडर कौशल की ही शक्ति थी, जो उस स्तंभ से टकराने के बाद वातावरण से शक्ति उधार लेकर मजबूत हो जाती थी और दक्ष पर पलटवार करती थी। जब दक्ष को इस बात एहसास हुआ, तब उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने उत्साहित होते हुए कहा, शक्ति। इसके बाद धीरे धीरे दक्ष के तलवार चलाने का तरीका और अधिक कुशल और सुरुचिपूर्ण हो गया। इस समय दक्ष के तलवार चलाने का लय एक सुंदर खेल की तरह लग रहा था। दक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके लिए ये सांस लेने जितना आसान है। लाइफ एंड डेथ एरिना। इस समय जब लाइफ एंड डेथ एरिना में संजीव और एल्डर शावंत आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक वहां पर लोगों का एक समूह आया, जिनमें 2 लोग थे। जब लाइफ एंड डेथ एरिना में उपस्थित सभी शिष्य और एल्डर्स ने उन लोगों के समूह को देखा, तो उन सभी के चेहरे पर सम्मान के भाव आ गए। लेकिन इस समय इस घटनाक्रम को देख रहे शिष्य थोड़े स्तब्ध भी रह गए, क्योंकि जो व्यक्ति उस समूह में सबसे आगे चल रहा था, वो इस 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति और 4 पर्वतीय संप्रदाय के प्रमुख थे। भले ही संजीव देश के 8 सबसे मजबूत युवा मुख्य शिष्यों में से एक था, लेकिन 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति का दर्जा और स्थिति भी कम नहीं थी। भले ही 4 पर्वतीय संप्रदाय और स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय दोनों की प्रसिद्ध समान थी, लेकिन 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति वो अपने क्षेत्र के प्रमुख थे और यहाँ उनका प्रभुत्व था। वो यहाँ 4 पर्वतीय संप्रदाय में सभी के सर्वोच्च शासक थे। वो 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान नेता थे। इसलिए 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति को स्वयं यहाँ संजीव के आगमन पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित देखकर सभी लोग यहाँ तक कि सभी एल्डर्स भी थोड़े चिंतित हो गए। इस समय कुलपति के साथ एक और आदमी था, जो कुलपति के ठीक पीछे चल रहा था। उन दोनों को देखकर सभी एल्डर्स और शिष्यों ने एक स्वर में अपना सिर झुकाते हुए कहा, प्रणाम कुलपति, प्रणाम महान एल्डर। इसके बाद संजीव ने भी उनका अभिवादन करते हुए कहा, कुलपति गजोधर और महान एल्डर जयंत का मैं संजीव अभिवादन करता हूँ। ये कहते हुए संजीव ने सम्मान के साथ अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया। इस समय उसके चेहरे पर अभी भी एक रहस्यमय मुस्कान थी, जो उसके विश्वासघाती इरादे और अहंकारी रवैये को साफ दिखा रही थी। इसके बाद कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने कहा, युवा मास्टर संजीव, आप कैसे हैं? कुलपति गजोधर अधेड़ उम्र के आदमी थे, लेकिन उनके चेहरे से उनकी जवानी साफ झलक रही थी और वो किसी भी तरह से एक अधेड़ उम्र के आदमी की तरह नहीं दिख रहे थे। वो इस समय संजीव के सामने बहुत ही शांत थे। उनके शांत रवैये को देखकर ये साफ पता चला रहा था कि उनकी साधना उच्च थी और उनके पास परिपक्व धैर्य था। इधर कुलपति गजोधर की बात सुनकर संजीव ने मुस्कुराते हुए कहा, कुलपति गजोधर, आप 4 पर्वतीय संप्रदाय के सबसे कम उम्र के युवा कुलपति हैं। हालांकि आपकी ताकत अभी तक मेरे पिता जितनी मजबूत नहीं है, किंतु अगर आपके और मेरे पिता के मध्य कोई लड़ाई हुई, तब शायद मेरे पिता के ऊपर भी दबाव पड़ सकता है और परिणाम अज्ञात होंगे। इतनी कम उम्र में आपकी ताकत असाधारण है। यह कहते हुए संजीव ने एक अहंकारी मुस्कान के साथ कुलपति गजोधर की ओर देखा।
दरअसल संजीव स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय का न सिर्फ एक प्रमुख शिष्य था, बल्कि वो स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के वर्तमान कुलपति का बेटा भी था। अर्थात संजीव के पिता स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के वर्तमान कुलपति थे। इसी कारण से उसने अन्य लोगों की तरह कुलपति गजोधर का सम्मान न करते हुए उन्हें सीधे नाम से पुकारने का साहस किया। इधर कुलपति गजोधर भी संजीव के इस अहंकारी रवैये का कारण जानते थे, इसलिए वो शांत रहे, क्योंकि वो संजीव के कारण चार पर्वतीय संप्रदाय और स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय के मध्य कोई विवाद उत्पन्न नहीं करना चाहते थे। इधर भले ही संजीव इस समय कुलपति गजोधर को देखकर बाहर से मुस्कुरा रहा था, किंतु वो अंदर से बहुत चकित था। कुलपति गजोधर अपने समय में चार पर्वतीय संप्रदाय के 100 वर्षों में सबसे उच्च प्रतिभा वाले शिष्य थे। जब वो 40 वर्ष के थे, तब वो इस चार पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति बन गए। उनकी प्रसिद्धि पूरे देश के साधना जगत में बहुत विख्यात थी। इसके बाद संजीव ने आगे कहा, हालांकि इस समय मेरे पिता भी उस समय की तुलना में बहुत मजबूत हो गए हैं। जब आपने मेरे पिता को अंतिम बार देखा था, जब मैं यहाँ आने के लिए निकला, तब उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपका सम्मान करूं। इधर संजीव की ये बात सुनकर भी कुलपति गजोधर के चेहरे पर कोई परिवर्तन नहीं आया और फिर उन्होंने अपना सिर हिलाते हुए एल्डर शावंत से कहा, एल्डर शावंत, युवा मास्टर संजीव यहाँ एक अतिथि के रूप में आए हैं। आप उन्हें यहाँ इतनी देर तक खड़ा कैसे रख सकते हैं? आप उन्हें अतिथि कक्ष में बैठने के लिए लेकर क्यों नहीं जाते? कुलपति गजोधर की ये बात सुनकर एल्डर शावंत ने तुरंत अपना सिर झुकाते हुए कहा, जी कुलपति। इसके बाद एल्डर शावंत ने तुरंत आगे कहा, हालांकि कुलपति, युवा मास्टर संजीव के यहाँ आने का एक उद्देश्य है। वो चाहते हैं कि हम उन्हें अपने चार पर्वतीय संप्रदाय के एक सामान्य शिष्य को उन्हें सौंप दें, क्योंकि उसने उनके साथी कनिष्ठ शिष्य को नाराज किया है। जब कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत की ये बात सुनी, तब उनकी भौहें चढ़ गई और फिर उन्होंने थोड़े चिड़चिड़ेपन में कहा, युवा मास्टर संजीव यहाँ एक सामान्य शिष्य के कारण आए हैं। इस पर संजीव ने कहा, कुलपति गजोधर, वो सामान्य शिष्य जिसका नाम दक्ष है, वो मेरी इस महिला कनिष्ठ साथी शिष्या के चाचा का बेटा है। उस युवक में अपने बड़े और बुजुर्ग लोगों के प्रति कोई सम्मान नहीं है। उसने कुछ दिनों पहले अपने चचेरे भाई को बुरी तरह से घायल कर दिया था। उसने अपने चाचा यानी कि मेरी महिला कनिष्ठ साथी शिष्या के पिता का भी अपमान किया। इसलिए मेरी ये महिला कनिष्ठ साथी शिष्या उसके साथ अपनी व्यक्तिगत शिकायतों को सुलझाने के लिए यहाँ आना चाहती थी। इसीलिए मैं इसकी सहायता के लिए उसे अपने साथ लेकर यहाँ आया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे, कुलपति गजोधर। CH 46 ये दूसरी किरण थी। पिछले अध्याय में इस समय दक्ष को इस बात का एहसास हो गया था कि उसके रोअरिंग थंडर कौशल की शक्ति वातावरण से शक्ति उधार लेकर उसके ऊपर पलटवार कर रही थी। इसके बाद दक्ष के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इधर लाइफ एंड डेथ एरिना में 2 लोग आए, जिन्हें देखकर सभी लोगों ने उनका अभिवादन किया। स्वयं संजीव ने भी उनका अभिवादन किया, क्योंकि वो चार पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति गजोधर थे। इसके बाद संजीव ने कहा कि उनके पिता भी पहले की तुलना में अधिक मजबूत हो गए हैं। इसके बाद एल्डर शावंत ने कुलपति को संजीव के यहाँ आने का उद्देश्य बताया, जिसे सुनकर कुलपति गजोधर की त्योरियां चढ़ गई। इसके बाद संजीव ने दक्ष के बारे में कहते हुए कहा कि कुलपति गजोधर उनकी बातों को समझेंगे। इस समय संजीव के सामने क्लाउड सी संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग और संरक्षक खड़े हुए थे, इसलिए वो सावधान था कि कहीं उसकी बातें बहुत ज्यादा आगे ना बढ़े। अन्यथा अगर वो यहाँ अपनी सीमा को पार कर जाता है, तो संभवतः उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती थी, और संजीव ये बात अच्छी तरह से समझता था। संजीव चाहता था कि कुलपति गजोधर उसके अनुरोध को स्वीकार कर लें, इसलिए वो नम्र और सौम्य स्वर में बात कर रहा था। हालांकि कुलपति गजोधर भी उस तरह के व्यक्ति के नहीं थे कि वो संजीव के रवैये को ना पहचान सके। वो ये अच्छे से समझ रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा था। इसके बाद कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत की ओर देखते हुए कहा, तो एल्डर शावंत, आप इस मामले से कैसे निपटना चाहते हैं? जब एल्डर शावंत ने कुलपति गजोधर की बात सुनी, तो वो थोड़ा घबरा गए। इसलिए उसने कुलपति गजोधर के सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि वो कुलपति गजोधर के बगल में खड़े महान एल्डर जयंत की ओर देखने लगा। इसके बाद कुछ सोचते हुए एल्डर शावंत ने अपने शब्दों में सतर्कता बरतते हुए कहा, कुलपति, वो लड़का जो अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं जानता है,
उसके लिए हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। मेरे अनुसार से हमें उसे हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए। एल्डर शावंत को ये पता था कि अगर उसने कुलपति गजोधर से सीधे ये कहा होता कि वो सिर्फ अपना चेहरा बचाने के लिए दक्ष को संजीव को सौंपना चाहता था, तो इससे कुलपति गजोधर अवश्य ही क्रोधित हो जाते। आखिरकार दक्ष अभी भी 4 पर्वतीय संप्रदाय का एक शिष्य था। वो ऐसे ही बिना किसी सवाल जवाब के अपने संप्रदाय के शिष्य को स्वर्गीय पर्वत संप्रदाय को कैसे सौंप सकते थे। लेकिन ये कहने से कि दक्ष को 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर दिया जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि अब वो 4 पर्वतीय संप्रदाय का शिष्य नहीं रहेगा और संप्रदाय के बाहर उसके साथ किसी भी चीज के लिए संप्रदाय जिम्मेदार नहीं होगा। और इस समय एल्डर शावंत यही सब सोच रहे थे। इधर जब कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत की बात सुनी तो उनका चेहरा तमतमा गया। वो एल्डर शावंत के कहने का तात्पर्य अच्छे से समझ रहे थे। वो ये जानते थे कि एल्डर शावंत ने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि कुलपति गजोधर अपने संप्रदाय के किसी भी शिष्य को नहीं सौंपने वाले थे। इस समय एल्डर शावंत की बात सुनकर कुलपति गजोधर के साथ आए महान एल्डर जयंत ने कहा, कुलपति, उस बच्चे का व्यवहार हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय और इसकी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है। अगर वो बच्चा हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में रहा तो वो भविष्य में हमारे संप्रदाय के लिए आपदा लेकर आएगा। शावंत का उसे निष्कासित करने का उद्देश्य सही है, ताकि हमारे संप्रदाय की प्रतिष्ठा को भविष्य में कोई नुकसान ना हो। इसके साथ मेरा भी यही अनुरोध है। इस समय वहां आस पास खड़े सभी लोग स्थिति को अच्छी तरह से समझ चुके थे। उन्हें अंत में इस विषय का समाधान करना ही था। इस समय महान एल्डर जयंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के प्रवर्तन के प्रभारी थे। इसके साथ ही वो एल्डर शावंत के पिता भी थे। उनका इस 4 पर्वतीय संप्रदाय में बहुत ही उच्च स्थान था। उनके ये कहने के बाद अब वहां खड़े सभी लोग ये समझ चुके थे कि दक्ष का अब क्या परिणाम होने वाला था। इधर महान एल्डर जयंत की बात को सुनकर कुलपति गजोधर ने अपना सिर हिलाया और फिर उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, सिर्फ एक साधारण शिष्य। इस समय कुलपति गजोधर अंदर से चौंक गए थे, ये सोचकर कि सिर्फ एक साधारण शिष्य के लिए इतनी बड़ी घटना क्यों उत्पन्न हो रही थी। लेकिन फिर भी उन्होंने ये भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत के फैसले को स्वीकार नहीं किया। हालांकि महान एल्डर जयंत संप्रदाय के एक प्रमुख व्यक्ति थे और अपने संप्रदाय के एक साधारण शिष्य के कारण अगर उन्होंने इस समय महान एल्डर जयंत के फैसले को अस्वीकार कर दिया तो इससे महान एल्डर जयंत का अपमान हो सकता था। कुलपति गजोधर सिर्फ एक साधारण शिष्य के कारण महान एल्डर जयंत का अपमान होने नहीं दे सकते थे। इस समय कुलपति गजोधर के पास अब सिर्फ एक ही विकल्प शेष रह गया था। कुछ समय तक सोच विचार करने के बाद जैसे ही कुलपति गजोधर कुछ कहने ही वाले थे, तभी एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इस धमाके की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। इस धमाके से उत्पन्न ऊर्जा तरंगों से पहाड़ों में भी कंपन होने लगी। इस धमाके की आवाज सुनकर 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी शिष्य उस आवाज की दिशा में देखने लगे। यहाँ तक कि स्टार्मी गार्ज के लाइफ एंड डेथ एरिना में उपस्थित सभी लोग और कुलपति गजोधर स्वयं भी उस दिशा की ओर देखने लगे। इसके बाद अगले ही पल पहाड़ों के बीच एक जगह से तेज सफेद रोशनी की मोटी किरण निकली और सीधे आकाश की ओर चली गई और फिर कुछ क्षणों तक रहने के बाद वो मोटी सफेद की किरण आकाश में गायब हो गई। इस समय लाइफ एंड डेथ एरिना में सभी लोग हैरान थे और ये सोच रहे थे कि आखिर ये रोशनी आई कहाँ से। इस समय जब 4 पर्वतीय संप्रदाय के कुलपति गजोधर ने ये रोशनी देखी, तब उनकी रीढ़ में कंपी दौड़ गई और उनकी आंखों में रोशनी चमक उठी। वो ये अच्छे से जानते थे कि ये रोशनी की किरण कहाँ से निकली थी और इसका मतलब क्या था। इधर महान एल्डर जयंत की आंखें भी इस रोशनी की किरण को देखकर चमक उठी और वो एक निश्चित दिशा में पर्वत श्रृंखला की ओर देखने लगे। वहां पर एक पर्वत के शिखर पर एक गुफा के अंदर 7 स्तंभों से भरा एक कमरा था, जिन्हें आज से लगभग 200 सालों से किसी ने भी सक्रिय नहीं किया था। जब सभी लोग अपनी आश्चर्य भरी नजरों से उस दिशा की ओर देख ही रहे थे कि तभी बूम, एक और धमाके की आवाज आई और फिर एक और रोशनी की किरण निकलकर सीधे आकाश में चली गई और फिर वो भी कुछ क्षणों बाद गायब हो गई। ये देखकर कुलपति गजोधर की आंखें अविश्वास से भर गई और उन्होंने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, ये दूसरी किरण थी, असंभव। इसके बाद अगले ही पल उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो मुस्कान उनके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी।
उनका हमेशा शांत रहने वाला चेहरा इस समय खुशी से चमक रहा था, जिस पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो ये अच्छे से जानते थे कि सिर्फ जीनियस कहे जाने वाले और सबसे मजबूत और प्रतिभाशाली शिष्य ही उन पत्थर के स्तंभों को सक्रिय करने में सक्षम थे। CH-47 400 सालों से। पिछले अध्याय में संजीव कुलपति गजोधर के सामने खड़ा था, इसलिए उसने उनके सामने सौम्य स्वर में बात की। जब कुलपति गजोधर ने एल्डर शावंत से पूछा, तब एल्डर शावंत ने कहा कि उन्हें दक्ष को 4 पर्वतीय संप्रदाय से निष्कासित कर देना चाहिए, जिसे सुनकर कुलपति गजोधर का चेहरा तमतमा गया। इसके बाद महान एल्डर जयंत ने भी कहा कि एल्डर शावंत का कहना उचित है। इसके बाद जब कुलपति गजोधर कुछ कहने ही वाले थे कि तभी अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी और फिर आकाश में एक मोटी सफेद रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर कुलपति गजोधर का चेहरा आश्चर्य से भर गया। इसके बाद दूसरी किरण दिखाई दी, जिस पर कुलपति गजोधर ने कहा कि सिर्फ जीनियस और प्रतिभाशाली शिष्य ही ऐसा करने में सक्षम है। संजीव के कारण इस समय जो घटना हुई थी, उसके कारण कुलपति गजोधर का मूड अच्छा नहीं था। 4 पर्वतीय संप्रदाय में रहते हुए एक शिष्य के कारण ऐसी स्थिति का उत्पन्न होना बहुत ही शर्मनाक था। लेकिन इस समय आकाश में उस रोशनी को देखकर कुलपति गजोधर इन घटनाओं को पूरी तरह से भूल चुके थे और वो अपने उत्साह को नहीं रोक पा रहे थे। अकेना पर्वत शिखर के स्तंभों की रोशनी को देखे हुए 200 वर्षों से भी अधिक समय हो गया था, लेकिन अब उन्होंने उन स्तंभों की 2 रोशनी की किरण देखी थी। इससे वो बहुत ही उत्साहित महसूस कर रहे थे। कुलपति गजोधर ने कहा, मुझे नहीं पता कि ऐसा कौन है और उसने कैसे अविश्वसनीय रूप से अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को पास कर लिया, लेकिन इससे ये सिद्ध होता है कि हमारे 4 पर्वतीय संप्रदाय में एक बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ प्रतिभा मौजूद है। कुलपति गजोधर इस समय अपने आप से पूछ रहे थे कि इस परीक्षा को कौन उत्तीर्ण कर सकता है। वो इस समय संजीव के साथ उस समस्या को पूरी तरह से भूल चुके थे। इसके बाद अगले ही पल तीसरे धमाके की आवाज सुनाई दी और आकाश में तीसरी सफेद रोशनी की किरण ऊपर उठी। उस समय 4 पर्वतीय संप्रदाय के लगभग सभी लोगों की आंखों में हल्का सा डर भर गया और वो सभी आकाश की ओर देखने लगे। लेकिन यही कुछ मजबूत शिष्य ये अनुमान लगा रहे थे कि ये सफेद रोशनी की किरण किस जगह से आ रही थी और इससे अधिक वो कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे। इसके अलावा वहां जो सबसे मजबूत शिष्य थे, वो अच्छी तरह से समझ पा रहे थे कि ये सफेद रोशनी की किरण कहाँ से और किस कारण से निकल रही है, जिसके कारण वो बहुत रोमांचित महसूस कर रहे थे। कुलपति गजोधर ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हमारे संप्रदाय का इतिहास 1000 साल पुराना है और पिछले 400 सालों से उन 7 स्तंभों में से 3 स्तंभों को आज तक कोई भी सक्रिय नहीं कर पाया था। इस समय कुलपति गजोधर गहरी सांस ले रहे थे और अपने उत्साह को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस समय वो अपने उत्साह को नियंत्रित करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे थे। अकेना पर्वत शिखर से निकलने वाली रोशनी की किरणों ने 4 पर्वतीय संप्रदाय के सभी सदस्यों को एक अभूतपूर्व झटका दिया था। हर बार जब भी 4 पर्वतीय संप्रदाय के लोगों को लगता कि अब रोशनी की किरण बंद हो गई है, तब एक और रोशनी की किरण अकेना पर्वत शिखर से निकलकर आसमान में चली जाती थी। जब 6वें रोशनी का किरण आसमान में गया, तो पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में सन्नाटा छा गया। पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में फैले पूर्ण शांति में सिर्फ उन 7 स्तंभों के सक्रिय होने से उत्पन्न धमाके की आवाज ही सुनी जा सकती थी। पूरा 4 पर्वतीय संप्रदाय अभी भी असमंजस में था, लेकिन कई लोगों को संप्रदाय में आने वाले सौभाग्य का पूर्वानुमान भी हो रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था मानो वातावरण में सिर्फ हवा के बहने और उन स्तंभों से उत्पन्न धमाकों की आवाज ही ब्रह्मांड में एकमात्र चीज बची हुई थी। ये ऐसा था मानो पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय और यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड उन स्तंभों की शक्ति से आच्छादित था। इस समय कुलपति गजोधर अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़े थे। वो अपने चेहरे पर आश्चर्य के भाव से दूर अकेना पर्वत शिखर की ओर देख रहे थे। कुलपति गजोधर के वस्त्र उस क्षेत्र में चल रही हवा में झूल रहे थे। उसकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। बाकी सभी लोग जो उनके आसपास खड़े हुए थे, जैसे कि महान एल्डर जयंत, एल्डर सावंत, 4 पर्वतीय संप्रदाय के शिष्य, अनिमा और यहाँ तक कि संजीव भी दूर अकेना पर्वत शिखर की ओर देख रहे थे। उन्हें इस समय ऐसा लग रहा था कि उस पर्वत शिखर पर कोई देवता अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है और उनका जन्म हुआ है। ये ऐसा था जैसे युद्ध का एक नया देवता वहां अवतरित हुआ हो।
इस समय अकेना पर्वत शिखर की गुफा में काले लबादे वाला कपड़ा पहने बूढ़ा आदमी खड़ा था और थोड़े आश्चर्य के साथ साथ स्तंभों से भरे कमरे की ओर जाने वाले रास्ते की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर गंभीर और सम्मानजनक भाव थे। उसे बूढ़े व्यक्ति ने हमेशा अकेना पर्वत शिखर की रक्षा की, जो कि 4 पर्वतीय संप्रदाय के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान था। हालांकि बहुत ही कम लोग जानते थे कि वर्तमान में संप्रदाय के कुलपति गजोधर भी जब इस बूढ़े व्यक्ति को देखते थे तो उन्हें सम्मान के साथ उनके सामने अपना सर झुकाना पड़ता था। इधर उस बूढ़े व्यक्ति ने देखा था कि दक्ष साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर पर ही था और उसकी मार्शल स्पिरिट भी बहुत कमजोर थी। इसलिए उसने दक्ष को सबसे कम खतरनाक किंतु सबसे कठिन परीक्षा वाले कक्ष की ओर भेजा, ये उम्मीद करते हुए कि यदि दक्ष उस कक्ष की कठिनाई को सहन नहीं कर पाता तो वो कम से कम वहां से लौटने में सक्षम तो हो पाता। लेकिन उन्होंने कभी ये कल्पना भी नहीं की थी कि इतने कमजोर मार्शल स्पिरिट का उपयोग करते हुए साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर का कोई शिष्य उस कमरे की परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने वाला इस 4 पर्वतीय संप्रदाय का पहला शिष्य होगा। बूढ़े व्यक्ति को जो बात सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही थी वो ये थी कि उस स्तंभ से निकलने वाली रोशनी की किरण बहुत देर तक आसमान में बनी रही, जिससे पूरा 4 पर्वतीय संप्रदाय उस किरण की आभा में समा गया। यहाँ तक कि 6वीं रोशनी की किरण भी सामने आ चुकी थी। 4 पर्वतीय संप्रदाय के पूरे 1000 साल के इतिहास में ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ था। कोई भी आज तक कभी भी इतने पत्थर के स्तंभों को सक्रिय करने में कामयाब नहीं हुआ था, और इससे भी बड़ी बात ये थी कि पत्थर से निकलने वाली रोशनी कभी भी इतनी तेज नहीं थी। इसके बाद अगले ही पल वो बूढ़ा व्यक्ति अकेना पर्वत शिखर के गुफा में उन 7 पत्थर के स्तंभों के कमरे की ओर जाने वाले मार्ग में प्रवेश कर गया और अपने चेहरे पर सम्मानजनक और गंभीर भाव के साथ हुआ कदम दर कदम वो की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। इस समय उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो 7वें धमाके की उम्मीद कर रहा था। इस समय उन पत्थर के स्तंभों के कमरे में तलवार ऊर्जा वहां के वातावरण को पूरी तरह से एक अज्ञात शक्ति से भर रही थी। लेकिन अब ये पहले की तरह अव्यवस्थित नहीं था, बल्कि ये दक्ष के हाथों के इशारे पर काम कर रहा था, जिसमें दक्ष ने अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी थी। इस समय दक्ष अजय प्रतीत हो रहा था। CH-48, क्या मैं इस परीक्षा में सफल हो गया? पिछले अध्याय में संजीव के कारण कुलपति गजोधर का मूड खराब था, लेकिन उस रोशनी को देखकर उनका मूड ठीक हो गया। कुलपति गजोधर ने कहा कि पिछले 200 वर्षों में किसी ने भी ऐसा चमत्कार नहीं किया था। इसके बाद अगले ही पल तीसरी रोशनी की किरण भी निकली और फिर इसके बाद लगातार 6 रोशनी की किरणें निकली, जिसे देखकर कुलपति गजोधर सहित अन्य लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। कुलपति गजोधर के लिए अपने उत्साह को रोकना मुश्किल हो रहा था। वो बूढ़ा व्यक्ति भी ये देखकर आश्चर्यचकित था। वो उस 7 पत्थर के स्तंभों वाले कक्ष की ओर चला गया। इधर कक्ष के अंदर दक्ष अपनी तलवार का उपयोग करते हुए अजेय प्रतीत हो रहा था। इस समय दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, तलवार की ताकत, ये तलवार की ताकत हर जगह पाई जा सकती है। यह पत्थर के स्तंभ वास्तव में आश्चर्यजनक रूप से अद्भुत थे। प्रत्येक हमले में स्तंभों के लिए पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए ताकि एक मजबूत जवाबी हमला किया जा सके, जिसका उपयोग इन स्तंभों को सक्रिय करने के लिए किया जा सकता था। इस समय दक्ष ठीक यही कर रहा था। वो पत्थर के स्तंभों पर हमला करने के लिए वातावरण से तलवार की ताकत बढ़ाने के लिए शक्ति उधार ले रहा था और अधिक शक्तिशाली हमले कर रहा था, ताकि वो पत्थर के स्तंभों पर कई गुना ताकत बढ़ाकर हमला कर सके और उन्हें सक्रिय कर सके। उन पत्थर के स्तंभों पर शक्तिशाली हमले करते हुए दक्ष ने कहा, मैं पहले ही 6 पत्थर के स्तंभों को सक्रिय कर चुका हूं। चलो आखिरी वाले को भी सक्रिय करते हैं। आखिरी वाले को सक्रिय करने के बाद मैं इस अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को पास कर लूंगा। उसके बाद मुझे उन एल्डर को धन्यवाद देने जाना होगा, क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। दक्ष ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसने सोचा कि ये कक्ष सबसे कम खतरनाक और आसान परीक्षण वाला कक्ष था, जहां भेजकर उस काले कपड़े वाले बुजुर्ग ने वास्तव में उसकी मदद की थी। इस समय दक्ष ने अपने हाथ में अपनी लंबी तलवार पकड़ रखी थी, जो कि पूरे वातावरण की ताकत को अविश्वसनीय मात्रा में अपनी ओर आकर्षित कर रही थी और वातावरण की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। इसके बाद दक्ष ने अचानक चिल्लाते हुए कहा, ये रहा मेरा आखिरी हमला। दक्ष के ऐसा कहते ही तलवार ऊर्जा एक उज्ज्वल रोशनी में बदल गई और आखिरी पत्थर के स्तंभ से जा टकराई। इसके बाद अगले ही पल वहां पर एक जोरदार धमाका हुआ।
इस धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी कि इससे पूरा पहाड़ तक हिल गया। ये धमाका अन्य सभी पत्थर के स्तंभों के धमाके से कहीं अधिक तेज और शक्तिशाली था। इसके बाद अगले ही पल सबसे चमकीली और सबसे मोटी प्रकाश किरण तेजी से उस आखिरी पत्थर के स्तंभ से निकली और सीधे आसमान में चली गई। ये अन्य रोशनी की किरणों की तुलना में कुछ समय अधिक देर तक आकाश में दिखाई दी और फिर एक धमाके के साथ वो आकाश में गायब हो गई। उस सफ़ेद रोशनी की किरण के धमाके से उत्पन्न ऊर्जा पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय में हवा के माध्यम से फैल गई। जिस भी शिष्य या बुजुर्ग ने उस ऊर्जा तरंग को महसूस किया, उसे अपने रीढ़ में कंपकंपी का एहसास हुआ। इधर 7 पत्थरों के स्तंभ वाले कक्ष में दक्ष के पीछे की लिटिल ब्लैक स्पिरिट अगले ही पल गायब हो गई और दक्ष के शरीर के अंदर समा गई। इसके बाद कोई भी ताकत न रह जाने के कारण दक्ष फर्श पर गिर पड़ा। फर्श पर लेटे हुए दक्ष ने कहा, अब मुझे कुछ गोलियां अवश्य मिलनी चाहिए, जिससे मैं गौरव को ठीक कर सकूंगा। इस समय भले ही दक्ष थक चुका था और उसके शरीर में कोई भी ताकत नहीं थी, इसके बाद भी उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। इसी समय अचानक एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और पत्थर का वो बड़ा सा दरवाज़ा खुल गया। इस समय दरवाजे के बाहर एक आकृति खड़ी थी। ये काले लबादे पहने वो बूढ़ा आदमी था, जिसने दक्ष को इस कक्ष की ओर भेजा था। जब दक्ष ने उस बूढ़े आदमी को देखा, तो उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने पैरों पर खड़ा हो गया और फिर उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, वरिष्ठ, क्या मैं अब इस परीक्षा में सफल हो गया? क्या मैं अपने दोस्त के लिए अब आवश्यक गोलियां प्राप्त कर सकता हूं? इस समय वो बूढ़ा व्यक्ति स्तब्ध होकर दक्ष की ओर देख रहा था। हालांकि दक्ष थक चुका था, इसके बाद भी वो अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देख रहा था। इधर दक्ष की बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति के चेहरे पर एक अजीब भाव उभर आया। जब दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति के ऐसे भाव को देखा, तब दक्ष ने सोचा, क्या मैंने वरिष्ठ को नाराज कर दिया है? यह सोचते हुए दक्ष उस बूढ़े आदमी की ओर देखने लगा। दक्ष यहाँ कोई अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करने के लक्ष्य को लेकर नहीं आया था। वो तो बस अपने दोस्त के लिए दवा लेने आया था, जो उसके दोस्त गौरव को ठीक कर सके। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसने संप्रदाय में क्या हासिल किया है। अगर उसके पास अपनी खुशी साझा करने के लिए कोई मित्र ही नहीं होगा, तो उसकी उपलब्धि और शक्ति का क्या मतलब रह जाएगा। लेकिन फिर अगले ही पल उस बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुमने ये परीक्षा पास कर ली है और तुम्हें तुम्हारे दोस्त के लिए गोलियां अवश्य मिलेंगे। जब दक्ष ने उस व्यक्ति की ये बात सुनी, तो पहले तो वो आश्चर्यचकित रह गया और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उच्च और बहुमूल्य विशेष गोलियों से भरा एक जार निकाला और उन्होंने दक्ष को वो जार सौंपते हुए कहा, इस जार के अंदर सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता वाले उपचारात्मक गोलियां हैं। एक गोली तुम्हारे दोस्त को पूरी तरह से ठीक करने के लिए काफी है। तुम दूसरी गोलियों का उपयोग कैसे करते हो, ये तुम्हें स्वयं तय करना है। ये गोलियां विशेष और बहुमूल्य हैं, तुम्हें बाद में इनकी आवश्यकता पड़ सकती है। उस बूढ़े व्यक्ति की ये बात सुनकर दक्ष आश्चर्यचकित रह गया और फिर उसने कहा, धन्यवाद वरिष्ठ। उस बूढ़े व्यक्ति के अनुसार गौरव की चोटों को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही गोली काफी थी और दक्ष ये अच्छी तरह से जानता था कि ऐसी गोली अत्यंत कीमती और बहुमूल्य थी, क्योंकि जो गोली गौरव को पूरी तरह से स्वस्थ करने में सहायक थी, वो कोई साधारण गोली नहीं हो सकती थी। लेकिन इस समय बूढ़े व्यक्ति ने उसे पूरा एक जार दे दिया था, जिससे दक्ष को थोड़ी हैरानी हुई। बूढ़े व्यक्ति की स्थिति और ताकत को समझते हुए दक्ष को ये पता था कि बूढ़ा व्यक्ति उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन दक्ष ये सोचकर हैरान था कि वो इतनी आसान परीक्षा के लिए इतने बहुमूल्य गोलियों की जार को पाने में सक्षम कैसे हो गया। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को सोचते हुए देखा, तब वो समझ गए कि दक्ष क्या सोच रहा है। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तुमने यहाँ की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है, इसलिए तुम इसके योग्य हो। हालांकि तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि तुम्हें इस तथ्य को किसी भी सामान्य लोगों के साथ साझा नहीं करना चाहिए कि तुमने अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। CH49 4 पर्वतीय संप्रदाय के संरक्षक। पिछले अध्याय में दक्ष ने कहा कि तलवार की शक्ति हर जगह पाई जा सकती है। इसके बाद दक्ष मजबूत ताकत के साथ उन पत्थर के स्तंभों पर हमला करने लगा। दक्ष ने सोचा कि उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष की सहायता की है। इसके बाद दक्ष ने आखिरी पत्थर के स्तंभ को भी सक्रिय कर दिया, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित रह गया।
इसके बाद दक्ष फर्श पर गिर पड़ा और फिर वहां पर वो बूढ़ा व्यक्ति आया। बूढ़े व्यक्ति के चेहरे के भाव को देखकर दक्ष ने कहा कि क्या उसने वरिष्ठ को नाराज कर दिया है। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि दक्ष ने परीक्षा पास कर ली है और फिर उन्होंने दक्ष को गोलियों का एक जार दिया। उन्होंने कहा कि दक्ष को अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा पास करने के विषय में बाहर किसी के साथ भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। दक्ष साधारण ऊर्जा के सिर्फ 8वें स्तर पर ही पहुंचा था और वो 7 पत्थर के स्तंभों को सक्रिय करने में कामयाब रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दक्ष ने ये कैसे किया था। पूरे 4 पर्वतीय संप्रदाय के इतिहास में उसकी प्रतिभा पहले कभी नहीं देखी गई थी। वो सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। बूढ़े व्यक्ति को ये संदेह था कि दक्ष के पूरी तरह से बड़े होने से पहले ही वो किसी दुष्ट या बुरे इंसान का ध्यान आकर्षित कर सकता है, जिससे उसे हानि पहुंच सकती है। इसलिए उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को ये बात फैलाने से मना किया। 4 पार्वती संप्रदाय सहित कुनलुन देश में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बड़े होने से पहले ही गुप्त रूप से बेहद प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट शिष्यों का शिकार किया और उन्हें मार डाला। वो पूरी तरह से अपनी प्रतिभा को उजागर करने में अक्षम रहे। प्रतिभावान लोगों में ईर्ष्या का होना कोई दुर्लभ बात नहीं थी। आज पूरे संप्रदाय के क्षेत्र में 7 पत्थर के स्तंभों की रोशनी देखी गई थी। ये शायद दक्ष को संप्रदाय के भीतर सबसे बड़ा लक्ष्य बना देगा। इसलिए सबसे अच्छी बात यही है कि वो शांत रहे और इस बात की चर्चा ना करें। अगर दक्ष ऐसा करता है तो वो भविष्य में अवश्य ही एक मजबूत योद्धा बन जाएगा, अन्यथा उसके लिए परेशानियां पैदा हो सकती है। इधर उस बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर दक्ष ने कहा, ठीक है। इस समय दक्ष को ये समझ नहीं आ रहा था कि उस बूढ़े व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा था, लेकिन फिर भी उसने हाँ मैं अपना सिर हिलाया। दक्ष की बात सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और फिर दरवाजे से बाहर की ओर देखते हुए उसने कहा, रक्षक असीम, जियो और इसे वापस छोड़ कर आओ। जब दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति को ये कहते हुए सुना तो वो स्तब्ध रह गया। इसके बाद वो दरवाजे के बाहर देखने लगा। उसने पाया कि वहां सिर्फ अंधेरा था और चट्टानी दीवारें थी। चारों ओर दूर दूर तक देखने पर भी उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन वो अच्छा से जानता था कि ये बूढ़ा आदमी हवा से तो बातें नहीं कर रहा है। जब दक्ष यही सोच रहा था कि वो बुरा व्यक्ति किससे बात कर रहा है, तभी दूर से एक आवाज आई, ठीक है पुराने दोस्त। जब दक्ष ने ये आवाज सुनी तो वो रास्ते की ओर गौर से देखने लगा और उसने देखा कि वहां से कोई अंदर आ रहा था। जब दक्ष ने उस व्यक्ति का चेहरा देखा तो वो थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिंग इमारत की रखवाली करने वाला वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसने दक्ष को लचीली तलवार दी थी। जब व्यक्ति दक्ष के सामने आया तब वो दक्ष को देखकर मुस्कुराने लगा और फिर उन्होंने कहा, नौजवान, तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई। उस बूढ़े व्यक्ति की ये बात सुनकर दक्ष के चेहरे पर अचानक एक चौड़ी मुस्कान आ गई। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि ये बूढ़ा व्यक्ति 4 पर्वतीय संप्रदाय के ऐसे पवित्र स्थान पर इस समय उपस्थित होगा, क्योंकि वो हमेशा आलस्य के साथ बैठा रहता था। इसके बाद दक्ष ने उस बूढ़े व्यक्ति का अभिवादन करते हुए कहा, मुझे भी आपसे दोबारा मिलकर खुशी हुई, वरिष्ठ। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने हंसते हुए दक्ष से कहा, हा 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 हा, नौजवान आओ मैं तुम्हारा परिचय करता हूँ। ये मेरा पुराना दोस्त है जो 4 पर्वतीय संप्रदाय के प्रमुख संरक्षकों में से एक है। तुम उसे संरक्षक अनुपम कह सकते हो और मैं 4 पर्वतीय संप्रदाय के संरक्षकों में से एक रक्षक असीम हूँ। इस समय ये कहते हुए उसे बूढ़े व्यक्ति का मूड बहुत अच्छा लग रहा था। संप्रदाय के संरक्षकों को पद अनुक्रम में एक असाधारण स्थिति प्राप्त थी, इस हद तक कि अगर संप्रदाय के शिष्य उन्हें देख भी ले तो वो भी उद्दंड होने की हिम्मत नहीं करेंगे। इधर ये सुनकर दक्ष ने दोबारा उन दोनों का अभिवादन किया और कहा, प्रणाम रक्षक अनुपम, प्रणाम रक्षक असीम। दक्ष ने अपने मन में कहा, ये वरिष्ठ जो जिंग इमारत की सुरक्षा के प्रभारी हैं, अपेक्षा के अनुरूप हैं। भले ये सामान्य दिखते हैं किंतु ये सामान्य नहीं है। मैंने ये अभी नहीं सोचा था कि ये वरिष्ठ एक संरक्षक होंगे। यह कहते हुए दक्ष बहुत आश्चर्यचकित रह गया था। जो लोग संरक्षक बनते हैं उन्हें संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति और निष्ठा रखनी होती है। उनकी योग्यताएं अन्य शिष्यों से कहीं अधिक होती थी। उन्हें सिर्फ संप्रदाय की प्रतिष्ठा की ही फिक्र होती थी। उनके मन में बस यही एक चीज थी। रक्षक असीम इस बात से कैसे खुश नहीं हो सकते थे कि दक्ष ने अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा पास कर ली है और अब संप्रदाय के पास एक उच्च स्तरीय प्रतिभा है।
इस समय दक्ष उन दो बूढ़े लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। इस समय दक्ष ने अपने मन में सोचा, संप्रदाय के दो संरक्षक, ये संभवत संप्रदाय के सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक है। दूसरी तरफ रक्षक अनुपम ने रक्षक असीम से कुछ बात की और फिर अपना सिर हिलाते हुए वो कुछ देर में वापस गुफा की ओर चले गए। उनका शरीर रास्ते के अंधेरे में गायब हो गया। रक्षक अनुपम को अंधेरे में गायब होते देखकर रक्षक असीम ने कहा, मेरा पुराना दोस्त हर दिन गुफा में अपना अभ्यास करता है। उसके लिए बहुत ही कम बोलना बहुत आम बात है। उसने आज तक बहुत ज्यादा बात कभी नहीं की, इसलिए उनकी बातों का बुरा मत मानना। इसके बाद रक्षक असीम ने अपना सिर घुमाते हुए दक्ष की ओर देखा और फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब हमें भी चलना चाहिए। यह कहने के बाद वो दक्ष के साथ उस गुफा से बाहर आ गए। बाहर खुले आसमान में आने के बाद रक्षक असीम ने अपनी मार्शल स्पिरिट को प्रकट किया। अगले ही पल रक्षक असीम के पीछे सारस की एक छवि उभरी, जिसके पास बहुत बड़े पंख थे और फैले हुए थे। इसके बाद अगले ही पल रक्षक असीम की पीठ पर दो बड़े बड़े पंख उभर आए। ये रोशनी से चमकते हुए आभासी पंख थे, जिन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई सारस अपने पंख फैलाए उड़ने के लिए तैयार हो। यह देखकर दक्ष की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। दक्ष ने आश्चर्यचकित भाव से कहा, एक उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट? ये वास्तव में एक उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट है। उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट के साथ मजबूत योद्धा आकाश में उड़ सकते हैं और वो अपने साथ लोगों को भी आसमान में ले जा सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि 4 पर्वतीय संप्रदाय में ऐसे योद्धा भी होंगे जिनके पास ऐसी मजबूत उड़ने वाली मार्शल स्पिरिट होगी। दक्ष के ये कहते ही रक्षक असीम ने अपने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिए, जिससे रेत और छोटे छोटे पत्थर हवा में इधर उधर उड़ने लगे। अगले ही पल रक्षक असीम ने दक्ष को पकड़ लिया और आसमान की ओर उड़ गए। इस समय दक्ष को अपने शरीर में ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो हवा से बातें कर रहा हो। उसके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ दूर नीचे जमीन थी। दक्ष को इस समय ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। उसके पिछली दुनिया में बिना तकनीकी मदद के इस तरह से हवा में उड़ना लगभग नामुमकिन था। CH-50 एल्डर का बुलावा। पिछले अध्याय में दक्ष ने आखिरी स्तंभ को भी सक्रिय कर दिया था, जिससे उसने उस कक्ष की परीक्षा पास कर ली थी। इसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने दक्ष को गोलियों का जार दिया और फिर उसने किसी को दक्ष को वहां से ले जाने को कहा, जिसके बाद रक्षक असीम वहां पर आए और फिर वो दोनों वहां से बाहर चले गए। रक्षक असीम ने कहा कि रक्षक अनुपम यहां हमेशा अकेले रहते हैं, इसलिए वो किसी से ज्यादा बात नहीं करते। दक्ष को इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। इसके बाद रक्षक असीम ने अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग किया और दक्ष को अपने साथ हवा में ले गए, जिसका एहसास होते ही दक्ष आश्चर्यचकित रह गया। कुछ समय बाद रक्षक असीम दक्ष को लेकर एक नए आवास स्थान पर ले गए, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि दक्ष अन्य शिष्यों का ध्यान आकर्षित करें और वो हमेशा विवेकशील बने रहे। दक्ष का नया आवास जंगल के बीच अन्य शिष्यों के आवास से बहुत दूर था। वहां पहुंचकर रक्षक असीम ने दक्ष को किसी भी बात को ना फैलाने की सलाह दी और फिर वो वहां से चले गए। रक्षक असीम के वहां से चले जाने के बाद दक्ष तुरंत गौरव के कक्ष की ओर निकल गया। अकेना पर्वत शिखर से आते हुए रास्ते में वो गौरव के पास नहीं रुक पाया था। जब दक्ष अपने पुराने आवास के पास से गुजरा, तभी दक्ष के कानों में एक आवाज आई, दक्ष। ये आवाज सुनकर दक्ष ने उस आवाज की ओर देखा। तब उसने देखा कि उसके पुराने आवास का दरवाजा खुला हुआ था और वहां दरवाजे के पास एक युवक आलस्य के साथ दीवार से अपनी पीठ टिकाए और अपने हाथ को बांधे हुए खड़ा हुआ था। ये देखकर दक्ष का चेहरा बदल गया और उसका चेहरा गुस्से से भर गया, क्योंकि क्लाउड सी संप्रदाय में उस आवास को गुप्त रहना चाहिए था। उसे सिर्फ दक्ष के द्वारा ही उपयोग किया जाना चाहिए था। दक्ष की अनुमति के बिना कोई भी उसके आवास में प्रवेश नहीं कर सकता था। किंतु यहाँ पर इस युवक ने न सिर्फ दक्ष के आवास का दरवाजा खोल दिया, बल्कि उसके कक्ष के अंदर भी घुस चुका था। अगर वहां दक्ष की कोई आवश्यक या गुप्त चीजें होती और उसे उस शिष्य द्वारा चोरी कर लिया जाता, तब क्या होता? इससे क्लाउड सी संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन भी हो रहा था। इसके अतिरिक्त वो शिष्य उसके कक्ष के दरवाजे के पास आलस्य से खड़ा हुआ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। इससे दक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद दक्ष ने उस शिष्य की ओर गुस्से भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम्हें संप्रदाय के नियम पता होने चाहिए, ऐ ना? तुम बिना अनुमति के दूसरे के कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकते।
दक्ष उस शिष्य को पहले से ही जानता था। उसका नाम अशीर था। वो संप्रदाय के शीर्ष 10 सामान्य शिष्यों में से एक था। वो इस चीज का प्रभारी था कि संप्रदाय के सभी सामान्य शिष्य संप्रदाय के नियमों का पालन करें। संप्रदाय में उसकी स्थिति के कारण दक्ष उस शिष्य को जानता था और वो शिष्य भी दक्ष को पहचानता था। महान एल्डर जयंत 4 पर्वतीय संप्रदाय के महान एल्डर्स में से एक थे और उन्हें संप्रदाय में एक उच्च पद प्राप्त था। इसके अतिरिक्त वो इस बात के प्रभारी भी थे कि संप्रदाय के नियमों का सभी के द्वारा पालन किया जाए। 4 पर्वतीय संप्रदाय में ऐसे बहुत से लोग थे जो महान एल्डर जयंत के निर्देशन में ये देखने के प्रभारी थे कि संप्रदाय में कौन नियमों का पालन कर रहा है और कौन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इनमें से कुछ सामान्य शिष्यों पर नजर रखने के लिए थे और कुछ मुख्य शिष्यों पर नजर रखने के लिए थे और अशीर सामान्य शिष्यों पर नजर रखने का प्रभारी था। इधर दक्ष की बात सुनकर अशीर ने अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, बेशक मुझे नियमों के बारे में पता है, लेकिन जब बात तुम्हारी कूड़े के टुकड़े की आती है तो उन नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस समय ये कहते हुए अशीर दक्ष की ओर देख भी नहीं रहा था। उसे इस समय लग रहा था कि दक्ष वही पुराना कूड़े का टुकड़ा है जो वो तब हुआ करता था जब वो साधारण ऊर्जा के 5वें स्तर पर था। इसके बाद अशीर दीवार से हटा और फिर उसने बेरुखी से कहा, मेरे पीछे आओ। इस पर दक्ष ने भी कहा, मेरे पास समय नहीं है। ये कहते हुए दक्ष ने आगे गौरव के कक्ष की ओर चलना शुरू कर दिया। गौरव अभी घायल था और उसे उपचार के लिए गोलियों की आवश्यक थी। जब दक्ष के पास इतना महत्वपूर्ण कार्य था तो वो अशीर के साथ अपना समय कैसे बर्बाद कर सकता था। इधर जब अशीर ने दक्ष की ये बात सुनी और उसे आगे बढ़ते हुए देखा तो वो दंग रह गया। इसके बाद उसके चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया और फिर वो अपनी जगह से तुरंत गायब हो गया। इसके बाद अगले ही पल अशीर पलक झपकते ही दक्ष के सामने आ गया। ये अशीर की चपलता तकनीक थी जिससे उसकी गति इतनी बढ़ गई थी कि उस समय ऐसा लगा कि अशीर अपनी जगह से गायब हो गया हो। अशीर को अपनी चपलता तकनीक पर बहुत घमंड था क्योंकि वो ये जानता था कि उसकी चपलता तकनीक कितनी मजबूत थी, खासकर तब जब उसने देखा कि उसके सामने आते ही शौर्य ने अपनी भौहें सिकोड़ ली थी। इससे अशीर को लगा कि दक्ष उसकी चपलता तकनीक को देखकर आश्चर्यचकित हो गया है। इधर दक्ष के सामने आने के बाद अशीर ने मजाकिया लहजे में कहा, संप्रदाय के एल्डर तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम अब भी उनसे मिलने के लिए नहीं जाना चाहते? जब दक्ष ने अशीर की ये बात सुनी तो वो एक पल के लिए हैरान रह गया और फिर उसने हैरानी भरे स्वर में कहा, संप्रदाय के एल्डर मुझसे मिलना चाहते हैं। दक्ष के चेहरे पर आए ऐसे भाव को देखकर अशीर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। इधर ये कहने के बाद दक्ष ने अपने मन में सोचा, क्या ये लाइफ एंड डेथ एरिना में हुई हत्या के कारण था कि संप्रदाय के एल्डर ने मुझे अपने पास बुलाया था? असंभव, क्योंकि मैंने वहां उन सभी को मार डाला था जो मेरी वास्तविक पहचान को जानते थे। तो क्या ये अकेना पर्वत शिखर पर हुई घटना के कारण था? नहीं, ये भी कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि रक्षक अनुपम ये नहीं चाहते थे कि संप्रदाय में किसी को भी ये पता चले कि मैंने अकेना पर्वत शिखर की परीक्षा पास कर ली है, और रक्षक असीम भी यही चाहते थे। तो वो दोनों निश्चित रूप से अशीर को इसके बारे में नहीं बताएंगे और मुझे बुलाने के लिए कहेंगे। वो दोनों ये भी जानते हैं कि मुझे गौरव के पास जल्द से जल्द पहुंचना है। तो फिर किस एल्डर ने और किस कारण से मुझे बुलाया है? इस समय दक्ष इस बारे में सोचकर ही आश्चर्यचकित था और ये नहीं सोच पा रहा था कि किसने और किस कारण से उसे बुलाया है। इसके बाद दक्ष ने अशीर की ओर देखते हुए कहा, थोड़ी देर यहाँ मेरा इंतजार करो, इसके बाद मैं चलूंगा। ये कहने के बाद दक्ष गौरव के कक्ष की ओर चला गया, जिससे अशीर एक बार फिर स्तब्ध रह गया। दक्ष को पता चल गया था कि संप्रदाय के एक एल्डर उससे मिलना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसने जाने के लिए थोड़ी देर और इंतजार करने को कहने का साहस किया, जिससे अशीर को बहुत ही हैरानी हुई। इस समय दक्ष की बात सुनकर अशीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर अगले ही पल वो दोबारा शांत हो गया, ये सोचकर कि कुछ ही समय में दक्ष को वास्तविकता का पता चल ही जाएगा और ये सिर्फ समय की बात होगी। इसके बाद दक्ष जल्द ही वहां से निकलकर गौरव के कक्ष की ओर चला गया। गौरव के कक्ष में पहुंचने पर जब सरोजा और गौरव ने दक्ष को वहां पर देखा तो वो दोनों खुश हो गए। सरोजा ने तुरंत दक्ष के पास जाते हुए कहा, दक्ष तुम आ गए, क्या तुम्हें वो मिला जिसके लिए तुम गए थे? जब दक्ष यहां से अकेना पर्वत शिखर पर गया था
तब सरोजा और गौरव को उसकी बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अब उसे सही सलामत वापस आते देखकर उन दोनों को बहुत खुशी हुई। इधर दक्ष ने सरोजा की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे मिल गया। ये कहने के बाद दक्ष शीघ्र ही गौरव के पास चला गया। इधर दक्ष के इस व्यवहार से और उसकी प्रतिक्रिया को देखकर लाइफ एंड डेथ एरिना के आसपास खड़े सभी शिष्य सदमे से आवक रह गए। उन शिष्यों में से एक ने कहा, आखिर उसके पास कितनी हिम्मत है। इधर हितेंद्र को भी इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसे सीधे लाइफ एंड डेथ एरिना में फेंक देगा। वो इस समय डर से सिर से लेकर पांव तक कांप रहा था। उसने डर से कांपती हुई आवाज में कहा, ये मेरा निर्णय नहीं था। मैंने स्वयं यहाँ कदम रखने का निर्णय नहीं लिया। ऐसा करके तुम संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो। इसके लिए तुम्हें संप्रदाय के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस समय जितेंद्र के चेहरे पर भय के कारण पसीना आ रहा था। इधर दक्ष ने हितेंद्र की बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसे हितेंद्र की बात सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बाद अगले ही पल दक्ष हितेंद्र के पास चला गया और फिर अचानक हितेंद्र और दक्ष के बीच हवा में एक तेज रोशनी चमकी। ये वैसी ही रोशनी थी जैसे कि पहले अमनप्रीत और दक्ष के बीच चमकी थी और बाद में अमनप्रीत की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अगले ही पल एक सिर हवा में उड़ गया। ये सिर किसी और की नहीं बल्कि हितेंद्र का ही था। इस समय उसकी आंखें खुली हुई थी और सदमे से भरी हुई थी। उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि दक्ष उसे इतने निर्णायक तरीके से मार देगा। इसके बाद दक्ष ने उदासीनता से कहा, क्या संप्रदाय में सचमुच ऐसे नियम है? अगर है तो मुझे बस उन नियमों को नजरअंदाज करने की जरूरत है। दरअसल जिस समय दक्ष हितेंद्र के पास गया तब उसने दोबारा अपने तलवार निकालने के कौशल का उपयोग किया और इस कौशल का उपयोग करने के लिए उसने उस लचीली तलवार का उपयोग किया और अगले ही पल दक्ष ने उस लचीली तलवार से हितेंद्र का गला काटकर उसे धड़ से अलग कर दिया। इधर अपनी बात खत्म करने के बाद दक्ष ने अपनी तलवार को वापस रख लिया। दक्ष ने इस समय अपने मन में कहा, अगर संप्रदाय में वास्तव में नियम होते तो क्या हिमांशी अपना धनुष निकालकर बिना चर्चा किया मुझे मारने का प्रयास करती? अगर संप्रदाय में वास्तव में नियम होते तो क्या उच्च स्थिति वाले शिष्य किसी भी दूसरे शिष्य को मारने की धमकी देते हैं? ये नियम स्पष्ट रूप से सभी शिष्यों पर लागू नहीं होता। यदि आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, यदि आप पर्याप्त कौशल में निपुण हैं और यदि आपके पास संप्रदाय के भीतर उच्च स्थिति है, तो आपके लिए सिर्फ एक नियम है और ये एक नियम ये है कि आपके ऊपर कोई नियम लागू नहीं है। यह सोचते हुए दक्ष ने अपनी उदासीन आंखों से हितेंद्र के धड़ से अलग हो चुके सिर की ओर देखा। इस समय दक्ष का चेहरा बिल्कुल उदासीन था। दक्ष को लोगों को मारने में मजा नहीं आता था। यदि दक्ष ने अपने पिछले जीवन में पृथ्वी पर दूसरे लोगों की हत्या की होती तो उसे कानून के द्वारा मौत की सजा दी जाती। हालांकि इस दुनिया में कई लोगों ने उसे मारने का प्रयास किया था और इस दुनिया में कोई भी कानून या पुलिस नहीं थी और इसके अतिरिक्त दक्ष ने इस दुनिया में किसी का भी बुरा नहीं किया था। इसके बावजूद दूसरे लोगों ने दक्ष को मारने का प्रयास किया। इससे दक्ष को ये समझ में आ गया कि इस दुनिया में सिर्फ मजबूत लोग ही जीवित रह सकते हैं और सिर्फ उन्हीं का ही सम्मान होगा। जो लोग यहाँ कमजोर हैं उन्हें इस क्रूर दुनिया में मजबूत लोगों द्वारा बेरहमी से मार डाला जाएगा। इस जीवन में दक्ष का सिर्फ एक ही मकसद था कि जो कोई भी उसकी जान लेने का प्रयास करेगा वो उसकी अपने परिवार के संबंध, स्थिति या लिंग की परवाह किए बिना उसकी जान ले लेगा और तलवार से सभी को काट देगा। वो इस जीवन में सबसे मजबूत और ताकतवर योद्धा बनना चाहता था जिसे कोई भी धमका ना सके। CH-37 अकेना पर्वत शिखर। पिछले अध्याय में दक्ष की बात सुनकर हितेंद्र का शरीर कांप उठा। उसने कहा कि दक्ष अभी लाइफ एंड डेथ एरिना के बाहर है, जिस पर दक्ष ने कहा कि उसे पता है। जिसके बाद दक्ष ने अपने हेवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया और हितेंद्र को लाइफ एंड डेथ एरिना में पटक दिया। जिसके बाद हितेंद्र ने कहा कि ये उसका निर्णय नहीं था। अगर दक्ष ने उसे मारा तो संप्रदाय उसे कड़ी सजा देगा। जिस पर दक्ष ने अपनी तलवार घुमाई और हितेंद्र का गला काट दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद दक्ष ने कहा कि यहाँ सिर्फ एक ही नियम है कि मजबूत योद्धाओं के लिए कोई नियम नहीं है। इसके बाद दक्ष ने कहा कि जो कोई भी उसका दुश्मन बनेगा वो उसे मार डालेगा। इसके बाद दक्ष गौरव के पास वापस चला गया, जो कि लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान के किनारे पर बैठा हुआ दक्ष की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहा था। जब दक्ष गौरव के पास पहुंचा
तब गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, दक्ष, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जरूर जीतोगे और उनसे मेरा बदला लोग। इस पर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्होंने पहले गलती की, जब उन्होंने तुम्हें मारने का प्रयास किया, तभी उनकी मृत्यु निश्चित हो चुकी थी। इसके बाद दक्ष ने गौरव को उठने में मदद की और फिर वो दोनों लाइफ एंड डेथ एरिना के मैदान से निकलकर सरोजा के पास पहुंच गए। इसके बाद दक्ष ने कहा, चलो, अब हमें चलना चाहिए। इस पर सरोजा ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो तीनों वहां से निकल गए। वहां उपस्थित किसी भी शिष्य ने दक्ष को रोकने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। इसके बजाय दक्ष, सरोजा और गौरव जहां से भी गुजरे वहां से शिष्य तुरंत हट गए। इधर पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े उस बूढ़े आदमी ने दक्ष को जाते हुए देखा और फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये लड़का वास्तव में अद्भुत है। यह कहने के बाद वो बूढ़ा आदमी भी मुड़कर वहां से चला गया। गौरव का कैमरा। जल्द ही दक्ष और सरोजा गौरव को लेकर उसके कमरे में पहुंच गए। इस समय गौरव बिस्तर पर लेटा हुआ था और सरोजा और दक्ष उसके ठीक किनारे खड़े हुए थे और वो चिंतित होकर गौरव की चोटों की ओर देख रहे थे। कुछ देर तक गौरव की चोटों की जांच करने के बाद दक्ष ने कहा, ये चोटें बहुत गंभीर है। हालांकि इस दुनिया में सभी योद्धाओं के पास अन्य लोगों की तुलना में घाव भरने की प्राकृतिक क्षमता बहुत अधिक होती थी, लेकिन इस समय गौरव की चोटें बहुत ज्यादा गहरी और गंभीर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसकी सभी हड्डियां टूट चुकी हैं और अंगों पर लगी अंदरूनी चोटों से उसके शरीर का हर हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। इस समय बिना किसी सहायता के गौरव का ठीक होना असंभव था। इधर दक्ष की बात सुनकर गौरव ने एक आशावादी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। वैसे भी मेरा जीवन हमेशा कठिन रहा है। मैं इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हूं। गौरव की ये बात सुनकर दक्ष ने उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हारी साधना के बारे में क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी अपनी साधना जारी रख सकते हो? दक्ष की ये बात सुनकर गौरव ने दक्ष से अपनी नजरें चुरा ली। वो दक्ष की आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। गौरव ये अच्छे से जानता था कि दक्ष सही कह रहा है। भले ही वो इन चोटों से मरने वाला ना हो, लेकिन इससे उसकी साधना क्षतिग्रस्त हो जाएगी और अगर उसे उचित देखभाल नहीं मिला तो वो एक अपंग में बदल जाएगा, जिसमें एक साधारण व्यक्ति से भी कम ताकत होगी। इसके बाद सरोजा ने कहा, दक्ष, चलो हम ब्लैक विंड माउंटेन पर चलते हैं और वहां क्रूर जानवरों को शिकार करते हैं, ताकि उनसे प्राप्त सामग्री का उपयोग हम अर्थ लेवल हाई पील का आदान प्रदान करने के लिए कर सकें और उससे गौरव को ठीक कर सकें। गौरव संप्रदाय का एक समान शिष्य था और उसकी जगह लेने के लिए बड़ी संख्या में दूसरे शिष्य कतार खड़े हुए थे। संप्रदाय में यदि आप एक कुलीन शिष्य नहीं है तो संप्रदाय आपको सिर्फ एक बुनियादी आवास ही प्रदान करता था, जैसा कि गौरव को दिया गया था। इसके अतिरिक्त यदि कोई शिष्य संप्रदाय की सेवा करता था और यदि उसके पास असाधारण शक्ति होती थी तो संप्रदाय उसे कुलीन शिष्यों में शामिल कर देता था। इसके अलावा जिन शिष्यों की प्रतिभा और क्षमता दुर्लभ होती थी उन्हें संप्रदाय द्वारा एक महत्वपूर्ण और सम्मानित शिष्य बनाया जाता था। इस समय जहां तक गौरव की बात थी तो वो एक सामान्य शिष्य के रूप में संप्रदाय की मदद की बिल्कुल भी आशा नहीं कर सकता था, क्योंकि संप्रदाय एक सामान्य शिष्य को बचाने के लिए किसी भी प्रकार की कीमती सामग्री को बर्बाद नहीं करना चाहेगा, क्योंकि इससे संप्रदाय को कोई भी लाभ नहीं होगा। इसके बजाय अगर गौरव एक कुलीन शिष्य या एक प्रतिष्ठित शिष्य होता तो संप्रदाय उसे बचाने के लिए कीमती सामग्री के वहन पर विचार कर सकता था। इधर सरोजा की बात सुनने के बाद दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये काम नहीं करेगा। गौरव की चोटें बहुत गंभीर है। भले ही पृथ्वी स्तर की उच्च श्रेणी की गोली उसे ठीक कर सकती है, लेकिन उस गोली के दुष्प्रभाव से गौरव के शरीर को गंभीर क्षति पहुंच सकती है। दक्ष की ये बात सुनकर सरोजा ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारे पास कोई और उपाय नहीं है? सरोजा की ये बात सुनकर दक्ष अचानक घूम गया और वो दरवाजे की ओर चला गया। दरवाजे की ओर जाते हुए दक्ष ने कहा, मैं अकेना पर्वत शिखर पर जा रहा हूं। मेरा इंतजार करना, मैं वहां से जल्दी वापस आऊंगा। जब सरोजा और गौरव ने दक्ष की ये बात सुनी तो उनका चेहरा अचानक जम गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। वहां एक सुई तक गिरने की आवाज सुनी जा सकती थी। इस समय सरोजा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसका शरीर अचानक से घबराहट के मारे कांप उठा। इधर गौरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ दक्ष की बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कि वो खुशी से मुस्कुरा रहा हो।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने हृदय में एक गर्माहट एहसास हुआ। उसका हृदय दक्ष की बात सुनकर द्रवित हो गया था।